आप कभी पीछे नहीं रहोगे। रोज का चाहे आधा आधा घंटा पढ़ो, एक एक घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। टाइम देख के मत पढ़ो, टारगेट देख के पढ़ो। मतलब समझ आता है आपको? टाइम नहीं देखना हमने कि हम इतनी देर, अच्छा 1 घंटा पढ़ लिया, मम्मी 2 घंटे पढ़ लिया। टारगेट मतलब भाई रात को सोना नहीं है, ये बिना करे सोना नहीं है रात को, पता है आपको? नमस्कार बच्चों, मैं सिर्फ रोहित कुमार, वेलकम टू दी चैनल डियर टॉपर विल मेक टॉपर्स। सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो, आपने चैप्टर समझ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद अगर कुछ रहता है वो है एग्जाम्पलर। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पलर में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन यूनिक वाले जो टीचर देती है, कुछ ऐसे फॉर्मूले यूनिक वाले जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जब पढ़ोगे तब समझ आएगी बात मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे फॉर्मूले बने हुए पावर के जो आपने देखे भी नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। और आप खुद एज अ टीचर सोच के देखो यार, जैसे मान लो किसी स्कूल के टीचर हो, कहीं भी पढ़ा रहे हो, आप सोच के देखो एक बारी, आपने एनसीईआरटी करा दी, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद क्या बचा आपके पास? उसके बाद कंटेंट जो बचा ना वो यही बचा, और बच्चे इसी में मिस कर जाते हैं। और जो बच्चा इसको मिस कर जाता है ना, फिर वो बाद में जाके रोता है, सर पकड़ता है फिर आगे जाके। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखो, अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं हूँ, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो इस पूरे के पूरी वीडियो को एक बार खुद पीडीएफ को अटेम्प्ट करना, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करेगी टुवर्ड द अर्थ। फ्रीली फॉल का मतलब होता है कि जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा नहीं, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया और इस पर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, उसको फ्री फॉल कहते हैं। तो उसकी टोटल एनर्जी पे क्या होगा? क्या होगा टोटल एनर्जी पे, बताओ? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कॉन्स्टेंट या फर्स्ट? पहली बात, आप इमेजिन करो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, ये फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल मतलब इसमें सिर्फ एक ग्राउंडवर्ड क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो ये h हाइट पर है, मान लो 10 मीटर पर है, 10 मीटर पर हाइट है। तो जैसे 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 ये ब्लॉक नीचे जाता जाएगा, हमारे पास है ना हाइट की वजह से एक एनर्जी आ जाती है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो भाई जैसे 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 ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, वैसे वैसे ये मोशन में आ जाएगा ना। तो भाई जो हाइट की वजह से होती है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, और जो मोशन की वजह से होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मोशन। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये स्पीड में आ जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हाइट कम होगी, हाइट कम होगी मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था mgh, समझ रहे हो? और काइनेटिक का होता था हाफ mv²। तो मीन्स हाइट पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे हाइट कम होगी पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल कम होगी, बट इंस्टेंटली ये मोशन में आने की वजह से इसकी काइनेटिक भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी। आप इमेजिन करो, मान लो ये हाफ पे आ गया, 5 मीटर पे आ गया, मैंने इसकी पोटेंशियल निकाली, कितनी आ गई? पहले पोटेंशियल थी मान लो 100 जूल, अब ये मान लो 50 जूल पे आ गया। तो भाई अगर 50 जूल डिक्रीज हुई तो मीन्स यहाँ पे, जैसे मान लो ये लो, ये मेरे पे पेन है, इस टाइम मेरे हाथ में है, तो इस टाइम पोटेंशियल है ना, काइनेटिक 0 है ना इस टाइम। इस टाइम पोटेंशियल 100 है, काइनेटिक 0 है। जैसे मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो जैसे 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 ये पेन नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, तो पोटेंशियल कम होती जाएगी। अच्छा, और वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं हाफ की बात करूं तो हाफ पे इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई? हाँ जी, इसकी पोटेंशियल हो गई 50, तो इसकी काइनेटिक भी कितनी हो गई? 50। इट मीन्स जो टोटल एनर्जी रहने वाली है वो पहले भी इनका एडिशन करके 100 ही आ रही थी, और अब भी इनका एडिशन करके 100 ही आएगी। याद रखना एक बात। अब इमेजिन करो, मान लो ये 2.5 पे पहुंच गया, अब इसकी पोटेंशियल रह गई मान लो 25, कितनी रह गई? 25। तो इट मीन्स पोटेंशियल, इट मीन जो इसकी काइनेटिक रहने वाली है वो रहेगी 75। याद रखना ये बात, क्योंकि जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी, और यही होती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो क्या कहता है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। भाई ना बनती ना खत्म होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पोटेंशियल से काइनेटिक में जैसे कि चली गई ना ये, इसी को देयरफॉर द आंसर इज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगी।
ना कभी ज़्यादा होगी ना कभी कम होगी। क्लियर है? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ए। नोट इट डाउन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है अ कार इज एक्सेलरेटेड, कार एक्सेलरेट कर रही है ऑन अ लेवल रोड, लेवल रोड पे, इंक्लाइन रोड नहीं है, लेवल रोड है, और अटेन कर रही है एक वेलोसिटी 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कह रहे इस प्रोसेस में पोटेंशियल तो भाई जीरो होगी, है तो डज नॉट चेंज, खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखो समझाता हूं मैं आपको। लुक हियर, मान लो ये लेवल रोड है, ठीक है, अब यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार है, थोड़ी बढ़िया सी कार नहीं बन रही भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लो यहाँ से ये चल के ऐसे 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 वो आगे चली गई, ठीक है, लेवल रोड पे आगे गई, हाइट में ऊपर नहीं गई। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे डिपेंड करता है। तो भाई क्या कह रहे हैं, अटेन वेलोसिटी मान लो पहले चल रही थी ये 10 किलोमीटर पर आवर से 4 टाइम ज़्यादा, अभी चल रही है 40 से। तो भाई स्पीड में आने से इससे क्या ही फर्क पड़ा, इसकी हाइट जो लेवल रोड है ना, इसकी हाइट तो वही की वही रही। अगर हाइट वही की वही रही तो पोटेंशियल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ काइनेटिक पे फर्क पड़ा, बट काइनेटिक पूछा नहीं उसने। कह रहे मुझे बताओ इन दिस प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार क्या होगी, क्या 4 टाइम होगी, क्या ट्वाइस होगी, क्या 16 टाइम होगी? भाई आंसर इज डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि पहले भी वो लेवल रोड पे ही था और अब भी वो लेवल रोड पे ही है। अगर वो लेवल रोड पे रहेगा तभी तो क्या सेम ही रहेगी। और आपको पता है लेवल सबके निकलेंगे, है ना, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, नहीं है ना। तो भाई यही तो हुआ, लेवल रोड, लेवल जब भी आए पोटेंशियल पूछे तो भाई सेम रहेगी, बात खत्म। हाइट कोई चेंज नहीं हुई, पोटेंशियल पूछे तो सेम रहेगी, बात खत्म। क्लियर है? काइनेटिक के बारे में बात करेंगे, फिलहाल पोटेंशियल का है। नेक्स्ट, तो इट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क के केस में बता दो जो एंगल रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो भाई 180 रहता है। तो हमने क्लास में ही पढ़ी थी बात, नहीं? अगर मान लो फोर्स यहाँ लग रहा है और मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, और मान लो फोर्स यहाँ लग रहा है, तो आप अपने आप चेक कर लो ना कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। भाई 0 डिग्री का कब बनता है? 0 डिग्री बनता है जब फोर्स भी यहाँ होता है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ होता है। इसको तो मैं पॉजिटिव वर्क कहता हूँ, बात समझ आ रही है? तो ये तो होगा नहीं। 45 तो भाई पढ़ा ही नहीं हमने, 45 वैसे ना वर्क होता है 45 में। और 90 कब होता है? जब वर्क डन 0 होता है। जैसे मतलब मान लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई और फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इस केस में ना वर्क डन 0 वाले को मैं 90 डिग्री कहता हूँ, ठीक है। बट वो कह रहे हैं नेगेटिव वर्क, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आंसर आएगा। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे इमेजिन करो, मान लो फिर से गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, भाई एक स्मार्ट सी गाड़ी बनाते हैं, है ना। अब मान लो चलते चलते एकदम से ब्रेक लगी, तो अगर वो ब्रेक लगी तो मान लो यहाँ जा रही थी वो, तो अगर वो ब्रेक लगी तो मतलब फोर्स बैक साइड पे लगाना। अब ये गाड़ी इंस्टेंटली रुकी तो नहीं, ये थोड़ी सी आगे जाके रुकी होगी, यस और नो? तो मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो राइट साइड पे हुई है। अब फिर से चेक कर लो कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये आ रहा है 180 डिग्री का। सो देयरफॉर 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कौन सा वर्क हुआ भाई? ये नेगेटिव वर्क ही तो हुआ। तो एंगल कितना हुआ? 180 का हुआ। क्लियर है? पॉजिटिव में 0 डिग्री होता है और वर्क डन 0 में 90 होता है, ये भी याद रख लो, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन घुमाएगा तो वो पूछ लेगा, नहीं? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आयरन स्फीयर है ऑफ मास 10 और सेम डायमीटर का एल्यूमिनियम का स्फीयर है, एक लोहे का गोला और एक एल्यूमिनियम का गोला स्फीयर। इसका मास है 3.5 kg, इसका है 10 kg। दोनों स्फीयर को ड्रॉप किया गया साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर। भाई आप इमेजिन करो कि भाई मान लो टावर है ये बड़ा सा ना, ये आयरन स्फीयर है, इसको आई बोल देता हूँ, और दूसरा एल्यूमिनियम स्फीयर है, इसको ए बोल देता हूँ। आयरन स्फीयर का मास 10 किलो का है और एल्यूमिनियम स्फीयर का मास 3.5 किलो का है, ठीक है। कह रहे दोनों स्फीयर को 10 मीटर टावर से, फ्रॉम द टावर व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, टावर से फेंका गया। अब मान लो व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अब मान लो इसको यहाँ से फेंका और इसको यहाँ से फेंका, टावर से फेंका। अब मान लो 10 मीटर अबव द ग्राउंड है ये 10 मीटर है। अब ये वाला स्फीयर यहाँ पे आ गया, एल्यूमिनियम वाला, आयरन वाला भी यहाँ आ चुका है। अब पूछ रहा है बताओ इनका सेम क्या होगा। तो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, इसमें हाइट तो सेम है, अब आप बोलोगे पोटेंशियल सेम होगी, बट सुनो मेरी बात ध्यान से, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल डिपेंड करती है हाइट पे, नो डाउट, बट यार वो मास पे भी तो डिपेंड करती है।
अगर दोनों का मास ही अलग हो गया तो दोनों की पोटेंशियल सेम कैसे हो सकती है? बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है, बच्चे पोटेंशियल लगाए थे विच इज टोटली रॉन्ग। भाई पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकता, मैंने रीजन बता दिया आपको। पोटेंशियल क्यों नहीं हो सकता, यू नो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है मास पे और एच पे मेनली, और जी पे भी करता है कई कई केसेस में, बट एम और एच मेन होते हैं। एम और एच पे अगर एच सेम है तो एम तो अलग अलग है ना। जैसे मान लो, इमेजिन करो मैं एक 10 किलो के बच्चे को और एक 50 किलो के बच्चे को 4th फ्लोर से फेंकूं, क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा उस पर? नहीं होगा भाई, दोनों का मास सेम होगा तभी तो सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? तो ये तो होगा नहीं भाई, काइनेटिक भी नहीं होगी। काइनेटिक भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों स्पीड भी अलग होगी, क्योंकि ये 3.5 किलो का है और ये 10 किलो का है, तो भाई ये ज़्यादा जल्दी गिरेगा और ये लेट गिरेगा। हाँ जी, मोमेंटा, मोमेंटा का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो भाई जब वेलोसिटी अलग अलग है तो भाई ये भी कैसे सेम हो सकता है? तो इट मीन्स द आंसर इज एक्सेलरेशन। अब मैं इसके पीछे की वजह बताता हूँ। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लोगे। जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, चाहे वो कितने भी मास के हो, मैं कह रहा हूँ एक फेदर ले लो जो कि 10 ग्राम का है और एक मान लो 1000 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, तो कितना डिफरेंस हो गया। अगर मान लो इसको आप सेम हाइट से फेंकते हो ना, तो ये दोनों के दोनों ना अर्थ की तरफ सेम अट्रैक्ट होते हैं। इट इज कॉल्ड जी, स्मॉल जी। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ आती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, और दोनों के दोनों ना अर्थ पे बिल्कुल सेम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लगती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। मास पे फर्क नहीं पड़ता। और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं गैलीलियो गैलीली एक्सपेरिमेंट। आगे पढ़ोगे आप ग्रेविटेशन के अंदर ना, ठीक है, मतलब पहले पढ़ा होगा हमने, सॉरी आगे नहीं, पहले पढ़ा होगा। तो 10 ग्राम चाहे 1000 किलो कुछ भी हो, अगर दोनों के दोनों हाइट सेम से फेंक रहे हैं, देखो अगर वो कहता हाइट सेम है बट दोनों का मास भी सेम है तो मैं पोटेंशियल टिक करता आगे निकलता। बट वो कह रहा है दोनों की हाइट तो सेम है बट दोनों का मास अलग अलग है। मास अलग अलग है मतलब दोनों की एक्सेलरेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए भी कहते हैं, जी बोलो, सेम बात है। क्लियर? सो नोट इट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नोट करो इसको, ए आएगा इसको। नेक्स्ट कह रहा है फिफ्थ, अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग 3 kg मास। बैग का मास 3 किलो है ऑन हर बैक, और 200 मीटर वो आगे गई लेवल रोड पे। फिर से लेवल रोड आ गया। लेवल रोड पढ़ते ही सीधा 0 टिक करो ना। ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, देखो ना 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखो। वो कह रहा है, मैं समझाता हूँ जीरो कैसे है। लुक हियर, रटना नहीं है इसको। मान लो एक ये बैग है जो कि 3 किलो का है। वो बैग मान लो बैग पे टाके में 200 मीटर आगे गई, तो ये बैग है ना 200 मीटर आगे गया, समझ रहे हो? मतलब मान लो इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई। अब वो कह रहा है मुझे बताओ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट हुई हमारी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इस डायरेक्शन में। जैसे 90 डिग्री एंगल बने तो बात खत्म कर देना। 90 डिग्री देखते 0 पे टिक करना, क्वेश्चन खत्म करना। ठीक है, ये हमेशा होता है जब भी 90 डिग्री एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसे मान लो कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो यहाँ पे भी वर्क डन हमारा 0 रहता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का होगा 0, बात खत्म। ये बेकार के ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे ना कंफ्यूज हो भी जाते हैं। 90 डिग्री पढ़ते ही क्वेश्चन खत्म कर देना, बिकॉज जब फोर्स इस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री बनते ही वर्क डन हमारा 0 होता है। क्योंकि W इज इक्वल टू, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा होता है, और cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है। देयरफॉर इस पूरे के पूरे फैक्टर को वो 0 बनाया था। इसके पीछे ये वजह है एग्जैक्टली। ठीक है, ये नहीं पढ़ा है cos थीटा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना, 90 पढ़ लेना, बस बात खत्म करना। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यार क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट नहीं है, नहीं है। कई बच्चे जल्दी जल्दी में ना एनर्जी की यूनिट पढ़ाते पहले पे टिक करते हैं, गलत हो जाता है। ये भी गलती होती है आप लोगों से, ध्यान से देखो। भाई जूल तो होती है, नॉट पूछा है। अच्छा न्यूटन मीटर, ध्यान से सुनो। W एनर्जी बोलो, और आपको पता है ना वर्क का भी सेम यूनिट होता है, जूल ही होता है। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो मतलब न्यूटन मीटर तो अपनी वर्क की हो गई, मतलब एनर्जी की हो गई, तो न्यूटन मीटर भी नहीं होगा। बात समझ आती है? न्यूटन मीटर क्यों नहीं होगा? ठीक है, अच्छा किलोवाट और किलोवाट आवर। अब देखो पावर की क्या होती है, पावर की जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है वॉट, और टाइम की क्या होती है, टाइम की आप मान लो सेकंड। ठीक है, तो वॉट सेकंड हो गई, बट
अगर मैं वॉट को किलोवाट बनाऊं तो इसको भी आवर बना सकता हूं, तो किलोवाट आवर तो मतलब एनर्जी की यूनिट होगी। बात समझ आ रही है भाई? देखो जूल तो ऐसा यूनिट होती है, इसको तो काट ही दो। वो कह रहा है कौन सी नहीं होगी। अच्छा न्यूटन मीटर मैंने बता दिया, क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, F/S। इसकी होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर, तो ये तो होगी, तो ये तो बोले नहीं रहा वो कह रहे हैं नहीं होगी, तो ये भी होगी। अच्छा किलोवाट और किलोवाट आवर, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर की होती है वॉट, टाइम का होता है सेकंड, तो एक तो ये एक यूनिट हो गई। वॉट को अगर मैं किलोवाट करूं तो सेकंड को भी मैं आवर कह सकता हूं ना, तो ये भी भाई एनर्जी की यूनिट हो गई। देखो डिराइव हो भी रही है, तो इट मीन्स किलोवाट आवर, किलोवाट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, क्योंकि वॉट यूनिट होती है पावर की, एनर्जी की नहीं होती, पावर की होती है। और वॉट से ही किलोवाट बना है, किलो का मतलब ही 1000 होता है भाई। वॉट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किलो मतलब 1000, खत्म बात। तो 6 का हो गया सी ऑप्शन, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। भाई वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूले से समझ लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है F/S, तो भाई फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, नो डाउट। वर्क डन फोर्स पे भी डिपेंड करता है और वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब फोर्स पे तो डिपेंड, डज नॉट पूछा है, फिर से डज नॉट, कंफ्यूज मत होना, इस पे डिपेंड करता है। तो ए और बी तो खत्म ही हो गए, क्योंकि डिपेंड करता है इस पे। कह रहा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, अब जैसे मान लो कि मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, और है ना ये आगे की तरफ जा रहा है, तो भाई ऑब्वियसली अगर मैं इसकी जगह अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा ये फोर्स, नहीं क्योंकि ये ग्राउंड लेवल हो गया एक तरह से, ऐसे इमेजिन करो। तो एंगल पे डिपेंड करता है भाई, ऑब्वियसली डिपेंड करता है। आपका वर्क डिपेंड तो करता है एंगल पे, क्यों करता है? क्योंकि अगर आप इसी डायरेक्शन में फोर्स है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव बोलते थे ना, याद है, पढ़ा होगा आपने। अगर राइट में फोर्स है और लेफ्ट में अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, 180 डिग्री बना रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव वर्क कहते थे। बिल्कुल सही बात है। और फोर्स ऐसे है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 90 डिग्री बनते ही वर्क डन 0 कहते थे। तो भाई एंगल पे डिपेंड 110% करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी में नहीं करता। तो दिस इज द आंसर। वेलोसिटी क्या लेने देना वर्क का यार, ठीक है भाई। वर्क के फॉर्मूले में जब F/S है तो F और S तो होगा ही होगा, तो ए और बी तो होंगे ही नहीं। और एंगल पे डिपेंड करता है भाई, ऑब्वियसली करता है एंगल पे डिपेंड। एंगल जितना होगा, 180 होगा, 90 होगा, 0 होगा, तो डिपेंड करता है एंगल पे। तो किस पे नहीं करता? वेलोसिटी पे नहीं करता। इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 7 का होगा डी ऑप्शन। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेस। तो भाई डैम में जो वाटर स्टोर होता है, स्टोर, तो देखो डैम में क्या होता है, डैम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो है ना फ्लो को रोकने के लिए होते हैं। आपने कभी देखा हो मूवी में, तो डैम है ना एक बड़ा सा, मतलब एक वॉल सी बनाई जाती है, और है ना यहाँ से वो पानी को रोकता है, और उसके बाद है ना जनरेट भी करता है। वो क्या करता है, यहाँ से ना पानी को ऊपर से ऐसे गिराया जाता है लाइक दिस, और यहाँ पे होती है हमारी टरबाइन, जिससे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है लाइक दिस। यहाँ से वो पानी गिर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली और रिन्यूएबल होता है, और इस तरह से ना गोल 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 घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब ध्यान से देखो भाई, ऊपर से हाइट से पानी को फेंक रहा है, एक हाइट से पानी को फेंका जा रहा है, तो कौन सी एनर्जी हो गई भाई? हाइट वाली एनर्जी को हम कहते हैं कौन सी एनर्जी? इट इज पोटेंशियल एनर्जी। बात ही खत्म। तो डैम में जो पानी जो स्टोर होता है, पानी ऊपर से गिराया जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी होती है उसके बाद? पोटेंशियल होती है, ठीक है। आगे वो कन्वर्ट पूछा तो मैं काइनेटिक लिखता, बट उसने सिर्फ इतना पूछा है कौन सी एनर्जी होती है, इट पोजेस पोटेंशियल। डी ऑप्शन इज द आंसर। नो एनर्जी तो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिकल भी नहीं होगा, काइनेटिक वो बाद में बनेगी, बट शुरू में पोटेंशियल ही होगी उसके पास, क्योंकि ऊपर से गिरेगा। नोट करो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखो, आपको डैम दिखाता हूँ मैं, लुक हियर। ये ऊपर से गिर रहा है ना पानी गिर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं टरबाइन लगा दूँ लाइक दिस, तो क्या होगा? ये जनरेट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी, नहीं? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। एक बॉडी एक हाइट h से गिर रही है, अगर मान लो वो h/2 चली गई, तो भाई अभी तो बताई थी ये बात, तो उसके बाद हाफ पोटेंशियल होगी और हाफ काइनेटिक होगी। इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था। क्या? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो h हाइट पर है, ठीक है। आपने इस ऑब्जेक्ट को ना, ये ऑब्जेक्ट O है, आप मान लो इसको आधे पे ले गए, h/2 पे ले गए, तो क्या होगा? अब इमेजिन करो कि इसके बाद जो एनर्जी थी ना इस टाइम पे, भाई पोटेंशियल निकालिए आपने, पोटेंशियल आ रही है मान लो 100 आ रही है, जैसे पहले लिया था, और काइनेटिक आ रही है 0, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल लिया था ना, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। पोटेंशियल 100, काइनेटिक 0।
अब इस पेन को मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। अब मान लो आधी हाइट पे आ गया पेन, तो जैसे ही आधी हाइट पे आया, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh, तो आधी हाइट की वजह से पोटेंशियल कितनी हो गई हमारी, यहाँ पोटेंशियल हो गई 50, और यहाँ पे भी काइनेटिक हमारी 0 से 50 हो गई, क्योंकि अब है ना वो चीज़ मोशन में आ चुकी है भाई। अब वो चले जा रही है, जितनी पोटेंशियल कम होती जाएगी क्योंकि हाइट कम होती चली जाएगी, उतनी काइनेटिक बढ़ती चली जाएगी। ये जितनी कम, ये उतनी ज़्यादा। तो मतलब जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक ज़्यादा होगी, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर पाएगा। ओनली पोटेंशियल नो, क्योंकि वो हाइट पे गिर रहा है। ओनली काइनेटिक नो, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी देखते ही पता लग रहा है नहीं होंगे। सिर्फ काइनेटिक कैसे हो सकती है, जब वो हाइट पे भी है और स्पीड में भी है। सिर्फ पोटेंशियल कैसे हो सकती है, जब वो हाइट में भी है स्पीड पे भी है। स्पीड का मतलब भी काइनेटिक होता है। मोर काइनेटिक लेस पोटेंशियल, ये तो कभी नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि ज़्यादा काइनेटिक लेस पोटेंशियल होगा ना, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि जैसे 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 ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाएगा, इसकी हाइट कम होती चली जाएगी, और इसकी हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल कम होती जाएगी और काइनेटिक बढ़ती जाएगी। देखो, पोटेंशियल 100 से 50 पहुंच गई और काइनेटिक 0 से 50 पे पहुंच गई। ये डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, और ये इंक्रीज हुई। अगर मान लो और कम कर दूं मैं, मान लो बाई चांस अगर क्वेश्चन बोले अगर ये मान लो और 25 पे चली गई, तो ये 75 पहुंचेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, इनका टोटल हमेशा 100 आएगा, इनका टोटल हमेशा 100 आएगा, इनका टोटल हमेशा 100 रहने वाला है। तो हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक, क्योंकि वो हाइट को आधा कर रहा है। बात खत्म। नोट करो, आपके एमसीक्यू खत्म होते हैं, हम आगे चलते हैं शॉर्ट वाले पे। नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब है ना आपके शॉर्ट आंसर शुरू हो चुके हैं। शॉर्ट आंसर का मतलब होता है इनका आपने आंसर देना है, बट है ना कुछ कम वर्ड्स में, मतलब 3-4 लाइनों में भी चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। कह रहा है एक रॉकेट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। अगर वेलोसिटी को मैं सडनली ट्रिपल कर दूं, तो बताओ रेशो क्या होगी दोनों की काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, अब आप मान लो कि रॉकेट है जिसकी वेलोसिटी v है। भाई रॉकेट का मास तो सेम ही रहेगा ना, तो आप इसके मास को एक काम करो m मान लो। ठीक है, मास को m मान लो, वेलोसिटी कह रहा है क्या मान लो, v मान लो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी, ke1 बोल दूं। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। इस बात से एग्री करते हो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये तो होता है हाफ mv² या mv²/2। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं मास तो सेम रख रहा है वो। भाई दूसरी कंडीशन में वो मास सेम रख रहा है, ठीक है, बट जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को वो कह रहे हैं ट्रिपल कर दिया मैंने, 3 गुना कर दिया। तो जो पहले वेलोसिटी v रही होगी, अब उस वेलोसिटी को 3 टाइम मतलब 3v कर दिया। अब इसको मैं निकाल दूं, ke2 निकाल दूं, ke2, तो ये होगा हाफ mv²। v का स्क्वायर मतलब 3v का स्क्वायर। एग्री करते हो इस बात से? तो भाई ये हुआ हाफ m, 3v मतलब 9v का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो रॉकेट की वेलोसिटी अगर एकदम से 3 टाइम हुई, तो इन दोनों की मुझे रेशो बता दो। बस डिवाइड में रखना है, क्वेश्चन खत्म। डिवाइड में तो रखना है दोनों को। वो कह रहे हैं इन दोनों को डिवाइड में रख दो, मतलब वो कह रहे हैं ke1 अपॉन ke2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा हाफ mv², ये होगा हाफ m 9v²। ठीक है, हाफ से हाफ गया, m से m गया, v² से v² गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 1/9 क्वेश्चन आ चुका है आपका आंसर। इट इज़ 1/9 इज द आंसर। हाँ जी, तो जब आप वेलोसिटी को क्या करोगे, ट्रिपल करोगे, द रेशियो विल बी 1:9। तो ये लिख देना आंसर में, बेटर रहेगा क्या? व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल, व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल। आंसर लिख लोगे ना तो टीचर को थोड़ा मजा आ जाता है कि भाई वो बच्चा कुछ मतलब लिख के आया है। देन रेशियो इज 1:9। समझ आ गई बात? क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। v को मैंने 3v कर दिया, दैट्स इट। कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, काट देंगे 1:3, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करना जरूरी है, क्योंकि होल स्क्वायर होगा, पूरे v का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अविनाश 8 से भागता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो पहले जरा लिखते हैं जो ये कह रहा है। पहली बात कर रहा है वो सॉल्यूशन, पहली बात कर रहा है वो अविनाश की। तो अविनाश कह रहा है कि वो भागता है 8 से और उसका फ्रिक्शन है 10, तो मतलब फोर्स फ्रिक्शन है 10 न्यूटन का, और वो भागता है मतलब v कितना है, ये है 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आती है? अगला कह रहा है कपिल भाग रहा है। कपिल किससे भाग रहा है? कपिल भाग रहा है 3 से, तो भाई 3 से भाग रहा है, तो इसकी v है 3 मीटर पर सेकेंड, और कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स F है हमारे पास 25 न्यूटन। बात समझ आ रही है? कह रहे बता हु इज मोर पावरफुल एंड वाई, कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो पावर का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सी बात है। और क्यों है? क्योंकि भाई वो ज़्यादा पावर लगाएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल होगा। पहले पावरफुल निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट फाइंड
पावर। लुक यहाँ देखो, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि भाई पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है कोई एफ और वी का। आप देख लो, आपने पढ़ा है तो पावर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने वर्क डन अपॉन टाइम, या पावर का फॉर्मूला पढ़ा है हमने एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी मान के चलते हैं, है ना। बट इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करें, यहाँ तो फंस गए हम। तो हमें ना एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा फॉर्मूला ये, कई टीचर है ना डायरेक्टली कराते हैं, बेटा रट रट में ले, याद रख ले, बट मैं रटवाऊंगा नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ दोनों केस में पावर निकालनी है, P1 बोल दो इसको, इसको मैं P2 बोल देता हूँ, पावर अलग अलग आएगी तभी कंपेयर कर पाऊंगा। देखो ध्यान से देखो, अब सही कह रहे हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है जो बुक में लिखा है, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, नो डाउट। बट प्रॉब्लम यह है ना वर्क है ना टाइम है। अच्छा वर्क का फॉर्मूला याद है, वर्क का फॉर्मूला क्या था भाई, वर्क का फॉर्मूला आता क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्री करते हो इस बात से, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना। तो मेरे पास पावर का नया फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। लो अब लगा लो, लगा जहाँ लगाना है, इसको नोट भी कर लेना कॉपी में, आपके आगे भी काम आ सकता है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं, मतलब आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बाकी सबको गारंटीड दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किया हुआ नहीं है। तो आप इसको कभी लिख ही लेना कॉपी में, एक ना फॉर्मूले वाली कॉपी बना लो अपनी, उसमें से इसको नोट कर लेना, पावर का नया फॉर्मूला है, या बुक में लिख लो अपनी, ईजी रहेगा, ठीक है। लिखें तो P1 निकलेगा क्या, F इंटू वी, दैट इज ये हो गया 80 वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, 80 वॉट, ठीक है। अब ये निकालो P2 क्या हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हुआ 75 वॉट। लो इजी हो गया ना क्वेश्चन हमारा, इजी हो गया। नहीं तो बच्चे तो फंसे ही रहते, बच्चे कहते हैं कि भाई हमें ना वर्क पता ना टाइम पता, बट हमने ड्राइव कर लिया नया फॉर्मूला, क्लियर है। तो वो कह रहे हैं भाई अविनाश, क्या अविनाश नाम है ना इसका, अविनाश इज मोर पावरफुल, अविनाश ज्यादा पावरफुल है। तो हम निकाल चुके हैं, वाई का आंसर भी आ चुका है भाई, क्योंकि निकाल के दिखा दिया हमने, यही आंसर है वाई का। तो अविनाश इज मोर पावरफुल, क्लियर है। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, नोट इट डाउन। हाँ जी वीडियो को पॉज करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हाँ जी बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एक बार बच्चे के ना फाइनल में आ गए थे, जस्ट इमेजिन। कह रहे हैं एक बॉय मूव कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। भाई वो 5 न्यूटन से स्ट्रेट रोड पे जाया जा रहा है। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर ही फॉरगॉट द करेक्ट पाथ एट अ राउंड अबाउट। भाई आगे चला, फिर गोल चक्कर आया, कह रहा मैं तो रास्ता भूल गया, कह रहे मैं रास्ता भूल चुका हूँ। और कह रहा है इसका रेडियस 100 मीटर है, जो इसका रेडियस दिया हुआ है वो 100 मीटर है। कह रहा है फिर हाउएवर ही मूव ऑन द सर्कुलर पाथ फॉर 1.5 साइकिल। भाई सर्कुलर पाथ पे वो 1.5 राउंड मारा, 1.5 राउंड समझते हो, मैं आपको मार के दिखाता हूँ 1.5 राउंड। लोग सीधा गया, पहले 1 राउंड फिर आधा राउंड, 1.5 राउंड, इसको 1.5 राउंड मतलब यहाँ पे रुका है वो 1 राउंड और हाफ राउंड यहाँ रुका है। कह रहे देन ही मूव फॉरवर्ड अप टू 2 किलोमीटर, फिर वो 2 किलोमीटर और आगे गया, मतलब पहले 1.5 चला, वो पहले 1.5 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, और यहाँ जो चला वो चला भी निकालते हैं। कह रहे वर्क डन निकाल दो बाय हिम। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको फोर्स निकालनी है, फोर्स दी हुई है हमें 5 न्यूटन, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। ज़रा कंसेप्ट को समझते हैं एक एक करके, इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे और एग्जाम में आया हुआ है तो भाई करना ज़रूर है। सॉल्यूशन लुक, वो कह रहे हैं एक बॉय मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, तो फोर्स हमें कितने की मैंने, कह रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है थ्रू आउट द, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5। तो भाई डिस्टेंस चेक करो एक बार कितना चला है वो, तो डिस्टेंस चला है वो 1.5 किलोमीटर चला है वो। कह रहा रास्ता भूल गया, और कह रहा है राउंड अबाउट जिसका रेडियस 100 है, तो भाई वो क्या कर रहा है, इसने 1.5 राउंड मारा है ना, 1.5 राउंड साइकिल मारी। तो मीन्स अगर वो यहाँ पे 1.5 राउंड मार रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वो किसी चीज़ का 1.5 राउंड, 1 राउंड और आधा राउंड, मतलब यहाँ पे आके रुक रहा है ना, तो भाई आपको पता है ना वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है हमारा, एस इज नॉट द डिस्टेंस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मुझे डिस्टेंस निकालना ही नहीं है, तो मैं डिस्टेंस लिखूं भी क्यों, मैं सीधा लिखता हूँ मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, क्योंकि यहाँ से शुरू कर रहा है ना, मान लो ए से शुरू कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है, वो बी तक जा रहा है, ठीक है। तो ए से सी और इसको मान लो, इसको डी मान लो, तो यहाँ तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कह रहा है वो 1.5 किलोमीटर चला, और यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है 2 किलोमीटर चला, और जो गोल चक्कर की इन्फॉर्मेशन है भाई वो कह रहा है 1.5 राउंड मार रहा है। तो 1.5 राउंड का मतलब समझ लो आप,
हमने पढ़ी थी क्लास में बात, अगर डेड राउंड मारेगा, डेड राउंड मतलब यहाँ से ए से शुरू करेगा और वो मान लो बी पे जाके रुकेगा, क्लियर है। तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड दी वर्क डन, और वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अगर इसका रेडियस 100 है तो ये भी 100 है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मीन्स अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो भाई यही तो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, जो कि 100 और 100 कितना होगा, 200 मीटर होगा। एग्री करते हो इस बात से, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, कई जगह मैंने आंसर चेक करे, कई जगह गलत दिए हुए आंसर। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर जो हम कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो भाई ये दिया हुआ है हमें, तो मुझे पूरा डिस्प्लेसमेंट पता लग गया इसका, ए से बी तक का। एक बार जरा लिखें क्या डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी, तो ये है 1.5 किलोमीटर प्लस दिस इज डिस्प्लेसमेंट ए से बी, स्ट्रेट लाइन होगी ना, डायमीटर का पता है ना क्या होता है, सीधी लाइन होती है, प्लस, अच्छा किलोमीटर नहीं है सॉरी, इसको मीटर में कर लूँ, तो ये होगा 1500 मीटर प्लस 200 मीटर और प्लस 2000। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2000 मीटर। बात समझ आती है। इन तीनों को प्लस कर लो तो ये होगा 2000, 3000, 3500, 3700 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई अपने पास, कितनी आ गई, इट इज़ 3700 मीटर। बस फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म। अब तो जो मेन चीज़ थी वो निकल ही चुकी है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ कितना दिया मैं, 5, और एस है आपका 3700 मीटर। देखो एक बात का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल की सिर्फ एक ही खास चीज़ है, पता है आपको, पूछो क्या, वो ये है कि भाई आप ना इनको यूनिट में डालना शुरू कर दो। अगर ये यूनिट नहीं रहेगी सही तो आपका आंसर भी आएगा गलत, अगर यूनिट गलत तो आंसर गलत, याद रखना इस बात को। न्यूटन होती है न्यूटन है, मीटर होती है मीटर है, बस मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म। तो 2 0 तो लगा ही दो, 7 5 जा 35 का 5 3 ऊपर, 5 3 जा 15 18 और 2 0 लगेंगे। सो दिस इज द आंसर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जूल, तो ये आंसर आएगा 18,500 जूल इज द आंसर, ठीक है। देखा जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट फिर भी ना ये बच्चे को कंफ्यूज कर देता है कि गोल गोल घूम रहा है वो। भाई 1.5 राउंड तो मार रहा है, तो 1 राउंड और हाफ राउंड, तो ऑब्वियसली ये सीधा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यही तो, और क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी अगर उसका मोमेंटम जीरो होगा। क्या मैकेनिकल एनर्जी होगी अगर मोमेंटम जीरो कर देंगे। तो मोमेंटम जीरो होने का मतलब समझते हो कि भाई मास इंटू वेलोसिटी, वो जीरो हो गया, मास कभी जीरो हो नहीं सकता, मीन्स वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या मैकेनिकल होगी, पहली बात इनका मतलब समझते हैं, पहले मीनिंग समझेंगे तो आंसर अपने आप आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। मोमेंटम का सिंबल होता है P, साइंस में डिनोट करता है, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एग्री करते हो इस बात से, ठीक है। तो भाई वो कह रहे हैं इफ मोमेंटम इज जीरो, तो आप एक काम करो, इसको जीरो रख दो, तो m इंटू वी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, भाई m कांट भी जीरो, मास जीरो हो ही नहीं सकता, फिर तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब इस केस में कहना चाहता है अगर v जीरो होगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कर रहा है, अगर v जीरो होगा तो क्या मैकेनिकल जीरो होगी। तो आओ जानते हैं इस चीज को भी, ध्यान से देखो। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप v को जीरो रखते हो इस इक्वेशन में, if you put v is equal to 0 then this will become 0 because 0 into something is equal to 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0, तो फिर भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी तो होगी, yes और no, तो बात खत्म। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बड़ा बड़ा yes, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप, ये मान लो ग्राउंड लेवल है, आप इसको ना किसी हाइट पे ले गए, मान लो h हाइट पे ले गए ऊपर, ठीक है। मास हमारा वही है, ठीक है। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, तो भाई इस पॉइंट पे मान लो पेन है, इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल तो है ना। मान लो काइनेटिक जीरो हो गई, आपकी भी जीरो हो गई, बट काइनेटिक तो जीरो हो गई ना, बट पोटेंशियल तो है। पोटेंशियल के होने की वजह से मैकेनिकल तो होगी, बिकॉज व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, व्हेन ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, व्हेन ये बना के लिखना पड़ेगा, व्हेन मोमेंटम इज जीरो देन वेलोसिटी इज जीरो, दूसरी बात, हाँ जी, कैन नॉट ऑब्जेक्ट मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ क्या,
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, मैकेनिकल एनर्जी किस समय होता है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सिंस V is equal to 0, therefore काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। भाई V 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल हैव मैकेनिकल एनर्जी, विल हैव मैकेनिकल एनर्जी होगी भाई व्हेन मोमेंटम इज 0, इवन इफ मोमेंटम इज व्हेन मोमेंटम इज 0। बात समझ आ रही है भाई? ये ना हो कि आपको समझ तो आ जाए, पता लग रहा है आप लिख ही ना पाओ। ये लिखने की पूरी वही होती है, एक तरह की आर्ट होती है ये आपको सीखनी है। मेरे साथ साथ आप वीडियो देख रहे हो ना, सिर्फ ये मत देखो सोल्यूशन क्या होगा, आप लिखने की आर्ट देखो कि एग्जाम में लिखते कैसे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये। प्रेजेंटेशन साइन में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, पता है आपको? ठीक है, 13 को नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, कैन एन अच्छा उल्टा क्वेश्चन कह रहे हैं क्या मोमेंटम होगा, कैन एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम अगर उसकी मैकेनिकल 0 होगी? तो इसका आंसर नो होगा, पता है? उल्टा नो होगा, पता है क्यों? बताता हूँ, देखो फिर से वही सेम सीन। वो कह रहे हैं मोमेंटम जीरो मतलब P इज इक्वल टू M इंटू वी। तो मैंने बताया भाई मोमेंटम 0 तो M इंटू वी, तो मतलब मास कैन नेवर बी 0, मीन्स V इज इक्वल टू 0। तो क्या इट मीन्स अगर उसकी मैकेनिकल को 0 कर दो, मैकेनिकल 0 करने का मतलब समझ रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो भाई अगर मैकेनिकल 0 है तो 0 होने का मतलब समझ रहे हो? इसकी पोटेंशियल 0 हो जाना और इसकी काइनेटिक 0 हो जाना, है ना भाई? जिसके पास ना पोटेंशियल होगा ना काइनेटिक होगा, अगर काइनेटिक 0 होगा तो मीन्स काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो मीन्स मास कैन नेवर बी 0। तो भाई अगर आपका v 0 हो गया, अगर आपका मान लो इफ इट इज मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल 0 हो गई तो इसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं, और अगर वेलोसिटी ही नहीं है तो मोमेंटम भी कहाँ से होगा? बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। होगी बात प्रूफ? नहीं? लिखें इसको एक बारी। हाँ जी, अब देखो एग्जाम में लिखना कैसे, ठीक है? आपने लिखना है सिंस क्या? सिंस मैकेनिकल एनर्जी इज 0, सिंस मैकेनिकल एनर्जी इज 0 एंड वी नो, हमें पता है, वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी, हाँ जी, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, ये सम होता है किसका? इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? Therefore, kinetic energy is equal to 0 and potential energy is equal to 0 and हमारा जो V है V भी 0 हो गया। Since V is equal to 0, therefore मैं क्या कह सकता हूँ? Therefore momentum is the product of mass and velocity, if v is equal to 0 then momentum is equal to 0, इसके बाद लाइन उठा लेना है ऐसे। therefore क्या लिखेंगे? इसी लाइन उठा लेना। therefore any object cannot have momentum, an object cannot have momentum, उसके पास मोमेंटम नहीं होगा भाई, if its mechanical energy is 0, if its mechanical energy is 0, भाई मोमेंटम नहीं होगा। बात समझ आती है? क्योंकि v 0 हो गया, अगर इसकी वजह से v 0 हो गया मतलब आप यहां डालोगे तो v 0, तो बात ही खत्म हो गई, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है? इसको नोट करो, पेपर में ऐसे ही लिख के आना, ये कहीं भी बनाओगे चलेगा, बट ये थ्योरी चाहिए इसको। नोट इट डाउन। हम नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि जो पावर ऑफ अ मोटर पंप है वो 2 किलोवाट है। कह रहे हैं कितना पानी 1 मिनट में वो उठा रहा है टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, जी दे रखा है 10 दे दो। भाई सबसे पहली बात है ना, आप मुझे बताओ, कमेंट से बताना कि इसको पढ़ के कि क्या पूछा जा रहा है।
आधे बच्चों को यही नहीं पता लगता पूछा क्या जा रहा है। भाई वो कह रहा है एक मोटर लगा रखी है हमने, मान लो अब ग्राउंड फ्लोर में मोटर लगी हुई है, ठीक है। उस मोटर से पानी जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, टंकी में भरा जा रहा है। आपने 1 मिनट के लिए मोटर चलाई, मान लो उसकी पावर है मोटर की ये है, आपने 1 मिनट के लिए टंकी चलाई और आपको मान लो 10 मीटर ऊपर लेके जाना है पानी, ठीक है, आपकी टंकी 10 मीटर ऊपर रखी है, तो कह रहे हैं 1 मिनट में कितना पानी गया। तो बेसिकली आपसे पानी का क्या पूछा जा रहा है, आपसे मास पूछा जा रहा है, कितना पानी गया, ठीक है। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर हम समझते हैं और डिटेल में कि वो बोलना क्या चाहते हैं। हाँ जी, तो गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन है पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट, और क्या गिवन है, वाटर पर मिनट, टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट दे रखा है। अच्छा, कैन रेस टू हाइट एच दे रखा है आपको कितना, 10 मीटर। और क्या गिवन है आपको भाई, और गिवन है जी, जी कितना गिवन है हमें, जी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे मास पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले ना सबसे मेन चीज जो हमें चेक करनी है वो है इनकी एसआई यूनिट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल सही बात है, एसोलेशन मीटर, अच्छा मिनट आ गया ये, तो ये बात गलत हो गई ना, मिनट इज नॉट दी एसआई यूनिट। आपको पता है क्या होती है, सेकंड होती है, तो इट इज 60 सेकंड, और किलोवाट भी नहीं होती, वाट होती है। किलो का मतलब 1000 होता है, तो ये हो गया 2000 वाट। अगर आप यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो मैंने बताया गलत आंसर आएगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट करा है इसको यूनिट में, तो यही तो कह रहा है कि वो 1 मिनट में कितना पानी उठ रहा है, कितना पानी उठ रहा है का मतलब क्या हुआ, बेसिकली मास पूछ रहा है। और सेकंड में कन्वर्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे भी आप गए, क्योंकि वो एक पता लगाना पड़ेगा ना, ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकंड फॉर्मूले में डालना है बस हमने। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हाइट पे उठेगा ना ऑब्जेक्ट, जब भी हाइट पे आएगा, तो हाइट पे आने का मतलब पता है क्या होता है, मतलब ये ए पॉइंट है ग्राउंड लेवल, अब इसको बी पे लेके गए, तो जब भी हाइट पे आएगा तो समझ लेना कि पोटेंशियल एनर्जी ही लग रही है, ठीक है। तो वर्क की जगह क्या आएगा, इट इज mgh अपॉन टी। अब ध्यान से देखो, आपको m नहीं पता, g पता है, h पता है और t पता है, सब कुछ पता है आपको, और p भी पता है। आप m निकाल लो। अब आप बोलोगे सर यार मैं तो भूल जाऊंगा, मैं तो फॉर्मूला ही भूल जाऊंगा, बाई चांस अगर मैं भूल गया mgh अपॉन टी लगाना है तो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला आता है, मैं उससे ड्राइव करवा देता हूँ। मान लो आप भूल गए फॉर्मूला, बट आपको ये तो फॉर्मूला पता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, ये बात समझ आती है। और F का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, mg, और S हमारा H होता है, लो वही भी पहुंच गए ना, बात ही खत्म, टेंशन क्यों लेनी। बट आप अगर लिख लोगे कहीं पे अपनी डायरी में, फॉर्मूला डायरी में लिख लो कि जब भी हाइट पे ऑब्जेक्ट जाएगा ना और पावर का वर्क डन होगा, तो वर्क डन क्या होगा कि वो कितनी ऊपर गया, दैट इज mgh होगा। फॉर्मूले में डालो तो ये हो गया 2000। मास कितना है, मास नहीं पता मुझे, जी क्वेश्चन में कह रहा है 10 ले लो भाई, 10 ले लो। हाइट कितने ऊपर लेके जा रहा है, वो हाइट लेके जा रहा है 10, और अपॉन टाइम, टाइम कह रहा है 60 ले लो ये ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हुआ 2000 इंटू 6 अपॉन नीचे 10 आ गया, ये मास आ गया, तो ये रहा 6 टू द कितना हुआ 12, और 00 मास केजी में आएगा हमेशा, क्योंकि मैंने सारे यूनिट सही लिए। हाँ जी, तो इसका मतलब समझ आ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि 1200 किलो पानी ऊपर उठ रहा है, 1200 kg। क्लियर है, तो ये आएगा। तो भाई कितना पानी जा रहा है, इट इज 1200 kg। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर केजी में क्यों नहीं, तो पानी की बात कर रहा है। बट आपको पता है हमें ना कई बार ऐसे यूनिट को सेम लेके चलते हैं, मतलब अब केजी को ही लीटर लेके चलते हैं, क्योंकि है ना आप निकालोगे ना डेंसिटी, तो 1 किलो ऑलमोस्ट 960 या 980 ml के इक्वल आता है। तो इसलिए नहीं टेंशन ना लेना, आंसर केजी में आया बिकॉज यहाँ पे मास लिखा है। वो अगर कोई रिलेशन देता तो मैं बाद में कन्वर्ट भी कर देता, बट उसने दिया ही नहीं है, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लैनेट ए इज अबाउट हाफ दैट ऑन द अर्थ। मतलब कोई प्लैनेट ए है जिसमें उसका वेट है, जो भाई अर्थ खींचती है अपनी तरफ, वो अर्थ के अकॉर्डिंग हाफ है। तो वेट अगर हाफ है तो मतलब उससे फर्क पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है, एक बार आगे पढ़ें। ही कैन जंप अप टू 0.4 मीटर हाइट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है हाउ हाई ही कैन जंप ऑन द प्लैनेट है, तो ऑब्वियसली उसका डबल ही करेगा। तो इसका आंसर वैसे सही बताऊं, अगर कॉमन सेंस हम लगाएं थोड़ी सी भी, भाई अगर उसका प्लैनेट ए का जो वेट है हाफ है अर्थ के, तो भाई ऑब्वियसली इसका डबल आंसर होगा, तो 0.8 होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखो 0 आएगा से, लुक हियर, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट क्या, अर्थ है ये, और यहाँ पे कोई ए प्लैनेट है, ए प्लैनेट, हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट ऑफ अ पर्सन ऑन प्लैनेट ए, वेट ऑफ अ पर्सन ऑन प्लैनेट ए इज अबाउट हाफ दैट ऑन द अर्थ, इज अबाउट हाफ दैट ऑन द अर्थ। ये बात समझ आती है भाई, जो वेट ए पे है वो अर्थ के अकॉर्डिंग हाफ है, यही कह रहा है ना वो।
आप एक काम करो, डब्ल्यू ई को नीचे लेके आना। अब आपको क्या बात समझ आती है? हाँ जी, क्या बात समझ आती है? ये आती है 1/2 डब्ल्यू ए का फॉर्मूला। अब आप एक काम करो, इसमें है ना, मान लो भाई एक बात बताओ, अगर दोनों का अगर वेट अलग अलग होगा तो इसकी ग्रेविटी को मैं G1 मान लूँ, G1, और इसको G2 मान लो। क्लियर है? अब मान लो कि अर्थ पे जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो G1 है, और ऑब्वियसली अगर प्लैनेट ए पे वेट अलग है तो भाई इसकी ग्रेविटी भी अलग होगी, तो इसको G2 मान लो। ठीक है, तो फॉर्मूला डाल दो। इसका मास, भाई जो वेट है ऑब्जेक्ट का, वो मास तो एम ही ले लो। तो पहले लिख लेते हैं इसको ना, लेट मास इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ले लो m। क्लियर है? अच्छा, लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मैं जरा साइड में लिख दूंगा, ऑन अर्थ मान लो आप क्या G1, और लेट कर लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए को मान लो आप G2। क्लियर है? तो क्वेश्चन कह रहा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लैनेट ए इज हाफ दैट ऑन अर्थ, ये कह रहा है वो। हाँ जी, ठीक है ना, ही वो बात की बात है। पहले जरा वेट की बात करते हैं। तो इसको नीचे लाया मैंने ये करा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है m इंटू G1, G1 बोल दो, सॉरी G2 बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि a का जो है G वो G2 है, और अर्थ का जो G है वो G1 लिया है मैंने। ठीक है, G1 इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से चेक कर लो, m से m गया, तो अगर मैं G1 को वहाँ ले जाऊँ तो ये होगा G2 इज इक्वल टू G1/2। तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। भाई अगर ऐसा होगा ना, तो जो इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो अर्थ की हाफ होगी, और जो होगी भी, ये कॉमन सेंस कहती है बात। अब वो कह रहा है हाउ हाई ही कैन जंप ऑन प्लैनेट ए। अगर वो 0.4 मीटर सरफेस ऑफ अर्थ पे जंप करता है, मतलब मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, मतलब मान लो वो ऑब्जेक्ट कोई इंसान है और वो यहाँ पे खड़ा है, वो एकदम से जंप मारा, ये जंप मारा, और जंप मार के मान लो वो 0.4 मीटर ऊपर गया, ऊंचा गया, तो ये सेम एनर्जी के साथ, ये सेम एनर्जी के साथ अगर वो ए पे जंप करेगा तो वो ये पूछ रहा है कि वो कितना ऊपर जाएगा। तो ये तो नेचुरल सी बात है भाई, ज़्यादा ही ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी जो है ना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वो क्या है भाई, इसका जो वेट है वो क्या है, ए का, वो हाफ है ई से। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जो 0.4 ऊपर गया ये, तो ये कितना ऊपर जाएगा। तो मीन्स, अब मेरी बात सुनो, जितना इसने उछलने के लिए, जंप करने के लिए एनर्जी लगाई होगी, उतनी ही एनर्जी यहाँ लगी होगी ना भाई। देखो ना भाई, ऑब्वियसली बात है, अर्थ ने इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करा तो इसलिए ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया। जो प्लैनेट एक है उसकी ग्रेविटी थोड़ी कम है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, तो भाई ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। बट दोनों केस में जो मैं एनर्जी कह रहा हूँ सेम लगेगी। इस बात को समझो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बहुत बहुत ईजी है। मैं कह रहा हूँ जितना इसने जंप करने के लिए एनर्जी लगाई होगी ऐसे, वैसे ही इसमें लगाई होगी, बट ये कम ऊपर गया, ये ज़्यादा ऊपर गया। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ ज़्यादा खींच रही है और यहाँ पे अर्थ कम खींच रही है, अर्थ नहीं सॉरी प्लैनेट ए कम खींच रहा है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। भाई एनर्जी तो सेम ही लग रही है ना, वो तो ऊपर जाने के अकॉर्डिंग है, कोई ज़्यादा गया कोई कम गया, वो तो क्योंकि दोनों का प्लैनेट अलग अलग हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, पहले ज़रा गिवन लिख लें। हाँ जी, क्या डिस्टेंस, हाइट, सॉरी हाइट, डिस्टेंस कवर्ड ही लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड ऑन अर्थ, डिस्टेंस कवर्ड ऑन अर्थ कितना है? ये है 0.4 मीटर। अब वो पूछ रहे हैं आपसे डिस्टेंस कवर्ड ऑन प्लैनेट है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात समझाई है कि भाई जब इसने पुश किया तो दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल दोनों की सेम होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी इस पे होगी, भी पोटेंशियल एनर्जी इस पे होगी। तो अब इसकी पोटेंशियल को मान लो क्या होगा, m G1, इसकी हाइट मान लो h1, और m G2, इसकी हाइट मान लो h2। भाई h1 क्या है मेरे पास, h1 अपना ये है जो कि 1 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या रहने वाली है, सेम, क्योंकि जितना इसने एनर्जी लगाई उछलने के लिए उतनी ही भाई सेम लगाई। दोनों प्लेनेट पे वो सेम लगा रहा है, बट यहाँ पे कम जा रहा है, वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है। इसके पीछे वजह देखते हैं, ध्यान से देखो। तो मैं कह सकता हूँ mg1h1 इज इक्वल टू, दोनों की पोटेंशियल सेम, mg2h2। येस और नो? मैंने m1 m2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज दोनों का मास क्या है, मास इज ऑलवेज सेम, दोनों का मास सेम ही है। m को m से काट ही दोगे, डिवाइड में ले जाओगे, है ना। हाँ जी, तो G1, तो G1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वो लिखा रिलेशन। अब इसको लगा दो जरा, ये जो मैंने निकाला है G2 की जगह, तो G1 को एज इट इज रहने दो, और H1 की जगह क्या लिख दो। अब H1 कितना है मेरे पास,
0.4। G2 की जगह लिखो आप G1/2 और इंटू H2, यही निकालना है हमने। वी हैव टू फाइंड दिस, हमें H2 निकालना है, वी हैव टू फाइंड H2। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये हुआ G1 इंटू 0.4 इंटू 2 अपॉन G1। और मैंने आपको शुरू में याद हो तो मैंने यही बोला था 0.4 इंटू 2 कितना हो गया, इट इज़ 0.8 मीटर। तो पेपर में आपको ऐसे करके आना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो, बट है बड़ा प्यारा क्वेश्चन। और देखा जाए तो कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो। अगर एमसीक्यू में टिक करके आओगे सीधा उसका डबल होगा, क्योंकि क्या है जो वेट ऑफ पर्सन ए पे है वो हाफ है अर्थ पे, तो उसका डबल ही होगा हमेशा आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 16 नंबर। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, 17 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स। बिल्कुल सच बात है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर फोर्स लगा दोगे तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मान लो पहले u से जा रहा था, अब यही ऑब्जेक्ट किससे जाएगा, v से जाएगा। कह रहा है फॉर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन प्रूव करो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। तो ये तो हमने डेरिवेशन करी थी काइनेटिक एनर्जी की, अगर आपको याद हो हमने काइनेटिक एनर्जी की बहुत प्यारी डेरिवेशन करी थी, उसमें हमने ये बात प्रूव भी करी थी हमने। बट u को 0 ले लेता, बट इस बार u को 0 नहीं लेना, यही तो प्रूव करना है। कह रहे प्रूव करो कि जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हमने प्रूव करते ही हैं। तो आप एक काम कर लो, पहले अजम्पशन लिख लो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है जो मास m का, इसको अजम्पशन कहते हैं, इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप पेपर में डेरिवेशन करो तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, ट्रैवलिंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लेट, मान लो एक फोर्स लगा, लेट अ फोर्स F एक्ट्स ऑन इट, यही कह रहा है ना वो। नाउ इट इज ट्रैवलिंग with a final velocity v in time t, in time t बोल दो। ठीक है भाई, मान लो कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो u से चल रहा था, f लगा, फोर्स लगा, अब वो u से की जगह v से चल रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है भाई, हमें पता है क्या, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम क्या है F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है फॉर्मूला। ये कहता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, है ना, यही कहता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ में यही कहता है ना, F इज इक्वल टू m इंटू ए। और बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कह सकता हूँ, क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे s निकालो, डेरिवेशन याद आ रही है भाई, रीज़न लिख दिया करो, रीज़न से ना टीचर को पता लग जाता है कि मज़ा आ रहा है बच्चे को पढ़ने में, और मुझे भी मज़ा आएगा मार्क्स देने में, नहीं है ना। हाँ जी, तो इसमें से s निकाल लो। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं वजह बताता हूँ इसके पीछे। अपॉन 2a इज इक्वल टू s, तो मतलब यहाँ से मैंने f निकाला, यहाँ से मैंने s निकाला। अब मैं वर्क के फॉर्मूले में डालूंगा, क्योंकि वो यही कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन लाना है आपको, है ना, इज इक्वल टू क्या लाना है, वर्क डन लाना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, यही होता है, यही पढ़ा था हमने। F की जगह क्या लिखोगे आप, ma, तो ये लिखो ma, और s की जगह क्या लिखोगे आप, s की जगह लिखोगे आप क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। हाँ जी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। बात समझ आती है, a से a काट दो, बात खत्म। तो w क्या बचा मेरे पास, w बचा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर m/2 बोल दूँ। अब ब्रैकेट खोल लिया हमने, बस कुछ नहीं करना, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो। तो मतलब ये हुआ w इज इक्वल टू क्या हो गया, w इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2। यही तो प्रूफ करना था। और डेरिवेशन में ना हम इसमें जब हम बोलते थे कि लेट ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसको हम जीरो लिख दिया करता था, बट इस बार उसने बोला ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करो। वो कह रहा है कि भाई मुझे ड्राइव कर दो। देखो फिर समझो क्वेश्चन, प्रूव दैट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो आपको लग नहीं रही काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, फाइनल है और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो यही तो प्रूफ करना है, वो यही तो कह रहा है, प्रूफ कर दो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन। यही लाना था हमने बाय द फोर्स ऑन द बॉडी।
यहीं पे छोड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, समझ आ रही है बात। और ये हमने डेरिवेशन में किया भी था, अगर आपने डेरिवेशन करी है बहुत अच्छे से तो, ठीक है, नोट करो। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इज इट पॉसिबल कि एक ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ एसेलरेटेड मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट एसेलरेट करेगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट नो वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स। कोई फोर्स में मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, भाई काम तो जीरो है, वर्क डन जीरो है, बट एसेलेशन हो रही है। कह रहे एग्जाम्पल दे दो। अब आप सोच के देखो कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे एसेलेशन तो होगी बट वर्क डन नहीं होगा। तो भाई ये वहाँ पे होगा जब वो घूम के फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा। समझ रहे हो बात। अगर आप जैसे मान लो सीधा पाथ लोगे, ऐसे करोगे, ऐसे जाओगे, फिर से घूम के वापस आओगे, तो यहाँ तो रुक गए ना आप, यहाँ वर्क डन जीरो हो गई, बट एसेलेशन भी जीरो हो गई। बट एसेलेशन कह रहा है हुए जा रही है, हुए जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ तो होगा नहीं। ये बात मुझे समझ आ गई इतना पढ़ के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आगे रुक गए तो एसेलेशन जीरो हो गई। अब आप इमेजिन करो कि कोई गोल सर्कुलर है, कोई मान लो ट्रैक है, यहाँ पे है ना, ए से किसी एथलीट ने शुरू करा गोल 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 भागना, ठीक है। अब वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, एसेलेट मोशन हो रहा है, ठीक है। एसेलेट क्यों हो रहा है, हमने पढ़ी थी ये बात मोशन के अंदर, बिकॉज ये यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है, ऑल दो फिर भी क्या होगा, क्योंकि टेंजेंट जाता ना, याद है, हमेशा टेंजेंशियल जाता है। मान लो यहाँ से छूटा यहाँ गया, यहाँ से छूटा यहाँ गया, तो आपको दिख रहा है कितनी सारी डायरेक्शन आ रही है। तो भाई जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि वो एसेलेट मोशन होता है। अब ध्यान से चेक करो, मान लो इस एथलीट ने ए से शुरू करा, पहली बात तो एसेलेट मोशन है, क्योंकि देखो एसेलरेशन को होने के लिए ना, एसेलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। बात समझ आ रही है। तो अब ध्यान से चेक करो भाई, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। अब आप मान लो कि मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो भाई मान लो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसी वजह से एसेलेशन नहीं हो रही, ठीक है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, भाई इसी को तो टेंजेंट कहते हैं। मान लो यहाँ भागा, ऐसे अगर वो यहाँ से छूटा ऐसे भागेगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से छूटा ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ये सुन लो भाई, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। तो मैं कह सकता हूँ जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक तरह का एसेलरेटेड मोशन होता है। तो मीन्स हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, एसेलेशन तो हो रही है, नो डाउट एसेलेशन तो हो रही है, बट इसका जो वर्क डन है वो तो जीरो है ना। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे। अब मान लो आप ए से भाग रहे हो, भागे 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 भागे, एक राउंड पूरा हो गया, अब फिर भागे जा रहे हो, तो भाई आपका वर्क डन बार बार इसी पॉइंट पे आके जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ना। फोर्स हमेशा कहाँ लगती है, इसके परपेंडिकुलर लगती है। मान लो आपने एक पत्थर को बांधा, एक स्टोन को बांधा ऐसे गोल में, और है ना आप इसको ऐसे घुमाए जा रहे हो, ऐसे लाइक दिस, ऐसे घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, और मान लो इस पॉइंट पे छोड़ा, तो भाई ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर जाएगा। हमेशा फोर्स हमेशा कहाँ लगती है, जब भी एसेलेरेट मोशन होगा फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जब मान लो कोई चीज़ गोल गोल घूमेगी तो एसेलेरेट मोशन है वो, बट उसका वर्क डन जीरो है, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, ठीक है, क्योंकि फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, देन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। भाई फोर्स जैसे मैंने बताया ना, फोर्स यहाँ लग रही है बट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो रही है, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। फोर्स हमेशा क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, एंड और क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एसेलेरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एसेलेरेटेड मोशन। भाई एसेलेरेटेड तो होगा, तो मतलब इससे एक बात प्रूव होती है कि एसेलेरेशन तो हो रही है बट वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो सिंस क्या, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, लिखे दूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो रही है, और जैसे ही वो छूटेगा वो कैसे जाएगा, 90 पे जाएगा, सीधा 90 डिग्री होता है, याद रखना। ये टेंजेंट कहते हैं इसको, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे जब आप 10th में हो जाओगे।
ये जो रेडियस होता है ना, ये टेंजेंट के हमेशा 90 डिग्री पे बनाते हैं, और 90 डिग्री यही बात प्रूव करती है कि वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन 0 होता है। नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर। एक बॉल को ऊपर 10 मीटर से फेंका गया। मान लो ये 10 मीटर था, ठीक है, मान लो 10 मीटर की हाइट थी, यहाँ से इस बॉल को गिराया जा रहा है। तो मतलब सॉल्यूशन पहले लिखना शुरू करें। तो गिवन है एच कितना गिवन है मुझे, ये है 10 मीटर। इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस बाय 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। कह रहा है जब उसने ऑब्जेक्ट, भाई जब उसने नीचे गई और 40% एनर्जी खो दी, हाउ मच हाई कैन द बॉल बाउंस बैक। कह रहा है जी कितना ले लो, जी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मास में साइलेंट है तो मास को छोड़ो ना, मास को एम रहने दो, मास को, क्योंकि मास की ज़रूरत भी नहीं है। सही बताऊं, आपको समझ आई बात। जैसे हमने बॉल छोड़ी, कई बार हम करते हैं ना, हमने बॉल छोड़ी, बॉल गई, टकराई, टकराने के बाद वो 40% एनर्जी गई, तो भाई वो इतना ऊंचा नहीं कूदेगी, मतलब यहाँ से जंप करके ग्राउंड से मान लो वो थोड़ा सा ऊपर आई, तो कह रहा है 40% एनर्जी गायब हो गई। तो पहली बात हम निकालते हैं कि इसके पास एनर्जी थी कितनी, एट पॉइंट बी इसके पास एनर्जी थी कितनी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हाइट पे इट इज एम जी एच, एम कितना है एम, जी को 10 ले लो, एच को 10 ले लो, तो ये हो गया 100 एम। क्लियर है बात। तो भाई 100 एम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 100 एम। वो कह रहा है कि भाई कि बॉल रिड्यूस बाय 40%। तो अब मतलब यहाँ से जो एनर्जी थी वो थी 100 एम। तो मतलब अगर वो जब वो बॉल यहाँ पे टकराई होगी, जब यहाँ पे टकराई होगी तो उसने 40% एनर्जी खो दी ना। तो मतलब अब 40% जो एनर्जी है वो खो चुकी है, एनर्जी लॉस्ट। देयरफॉर रिमेनिंग एनर्जी कितनी हुई भाई, जो रिमेनिंग एनर्जी कितनी हुई 60% हुई। यस और नो, क्योंकि टोटल 100 होता है ना, तो इसका 60% निकाल लो आप। तो मीन्स देयरफॉर 60% ऑफ 100 एम, ठीक है। तो कितना आएगा ये हो गया 60 एम। तो मीन्स अब जो बाउंस बैक करेगी वो 60 एम से करेगी। तो मतलब जो अब जो एनर्जी है अपने पास अब बाउंस बैक करने के लिए, तो इसी को आप किसके इक्वल रख दो, वो कितनी है हमारे पास, वो 60 एम है। वही तो कह रहा है वो भाई। अब देखो यहाँ से गिरी ना, 40% खत्म, अब वो 60% कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। क्लियर है। तो मीन्स फॉर्मूला लगा दो, पी का क्या होता है, इट इज एम जी एच 60 एम। हमारा मास तो सेम ही है, तो एम को एम रहने दो। जी कितना है हमारे पास, जी है 10 और एच मुझे नहीं पता, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 60 एम है। एम से एम काट दो, ये एच होगा हमारे पास 60/10, तो ये होगा 6 मीटर हाइट। तो मतलब वो कितनी ऊपर जाएगी, वो जाएगी 6 मीटर ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ से ऊपर से बॉल को गिराया, जब भाई जैसे मान लो मैंने पेन पकड़ा हुआ है, अब इस पेन के पास मान लो बॉल है, मेरे हाथ में बॉल है, अब इसके पास जो एनर्जी है ना वो इस टाइम है कितनी, वो इस टाइम है इसके पास मैंने निकाली थी कितनी है 60 एम है, ये 100 एम है सॉरी। मैंने बॉल को छोड़ा, वो बाउंस करी, बाउंस के बाद ऊपर गई थोड़ी, तो उस टाइम पे ना वो क्वेश्चन कह रहा है 40% एनर्जी उसने खो दी, तो मतलब 60% बची। तो भाई मैंने पोटेंशियल निकाली 100 एम आ गई, तो इसका 60% कितना हुआ 60 एम हुआ, नेचुरल सी बात है। तो 60 एम हुआ, तो मीन्स अब वो बाउंस बैक करेगी तो कितना ऊपर जाएगी, तो इतनी एनर्जी लग रही है अब इसके ऊपर, तो मीन वो 60 एम ऊपर जाएगी। तो फॉर्मूला लगा लो फिर से, एम जी एच का काट दो, आपका एच आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन, इतना ईजी है। ठीक है, नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1200 वॉट, इलेक्ट्रिक आयरन है 1200 वॉट की, 30 मिनट के लिए यूज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल दो कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो कई बच्चों के ना सिलेबस में ये वाला पार्ट कटा हुआ है, बट अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें ये वाला पार्ट कराया जाता है। तो भाई अप्रैल में आपको एनर्जी निकालनी है, तो इसलिए मुझे कराना है ये वाला पार्ट। जिनको नहीं आता आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाना, ठीक है। अगर आपको करवा रखा है स्कूल में एनर्जी वाला पार्ट तो आप ये कर लेना, मैं करवाया था क्वेश्चन। ध्यान से देखो, पहली बात पावर दे रखी है कितनी, इट इज 1200 वॉट, क्योंकि वॉट है ना इसलिए पावर है। टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। अच्छा ठीक है, बात समझ आती है। कह रहा है एवरी डे दे रखा है, एवरी डे, रोज की 30 मिनट चलती है इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब रोज प्रेस होते हैं कपड़े। कह रहे एनर्जी निकाल दो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो भाई ये बोलने का ज़्यादा पता है, अप्रैल का मतलब पता है क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं हमारे पास अप्रैल में, आते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो मतलब हमारे पास जो डेज हैं अप्रैल में, डेज इन अप्रैल, वो कितने हैं, वो है आपके पास 30 डेज। फॉर्मूला याद है एनर्जी का,
एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, याद है? पावर से ही बना था। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। अब आप बोलोगे सर हमने तो, हमारे टीचरों ने कराया नहीं फॉर्मूला ये, तो कोई बात नहीं, मैं कराया था यार, क्या दिक्कत है? देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और आपको पता है वर्क और एनर्जी की पावर सेम होती है ना, यूनिट सेम होती है, जूल होती है। इसको यहाँ ले आओ तो ये हो गया पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क बोल लो या एनर्जी बोल लो, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये वॉट है, और आपको पता है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वो किलोवाट आवर में आती है, ये लिख लेना इस चीज़ को। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर कहते हैं, या फिर इसको हम यूनिट्स भी कहते हैं। शायद आपने सुना भी हो कि दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है हमारे पास, है ना। तो किलोवाट आवर में आंसर आएगा हमारा, याद रखना। अप्रैल में जो एनर्जी आती है, जो बिल लिखा आता है ना, बिल, उस बिल में यूनिट लिखा आता है, तो वो आता है आपका किलोवाट आवर में। तो बेसिकली हमें इसको किलोवाट आवर में निकालना है। तो ये वॉट है, और इसको आप मिनट को आवर में कर लूँ, तो आवर में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 60। तो ये गया, ये 1/2 आवर आ गया, है ना, तो आधा घंटा आ गया। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो 1200 वॉट इनटू 1/2 आवर। ये अच्छा सॉरी, एक दिन का निकलेगा ये, एनर्जी फॉर 1 डे, अप्रैल की बात कर रहे हैं, एनर्जी फॉर 1 डे, एक दिन की एनर्जी की बात करूँ अगर मैं, तो पावर इनटू टाइम मतलब 1200 वॉट, और टाइम कितना है, एनर्जी का P इंटू टी 1/2 आर। एक दिन की आ रही है भाई, ये सुनना, 600, तो ये आ गया 600 वॉट आवर, ठीक है। बात समझ आती है? मैंने बताया एनर्जी जो आती है किलोवाट आवर में आती है, जो हमारे घरों में आती है, ठीक है। अब लिखो एनर्जी फॉर 30 डेज, 30 डेज की एनर्जी निकाल लो। तो ये हुआ 600 वॉट आवर इंटू 30 डेज, क्योंकि एक दिन को 30 से कर देंगे तो 6 3 कितना हो गया, 18 पे कितने जीरो, 1 2 3 0। अच्छा यूनिट सुन लेना, वॉट आवर है, तो इसको आंसर मत बोल देना, क्योंकि मैंने अभी बोला एनर्जी आपकी जो हमारे घरों में आती है वो वॉट आवर नहीं होती, वो क्या होती है, वो होती है किलोवाट आवर। तो मीन्स इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर होगा आपके पास 18,000 डिवाइड बाय 1000 वॉट आवर से। देखो किलो वॉट से, अगर मान लो ये किलो वॉट दिया होता, किलो से वॉट में जाने के लिए इंटू 1000, और उल्टा वापस आने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 18 किलोवाट आवर आप कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। आप चाहो तो पूरे को आप, एनर्जी की ऐसे यूनिट जूल्स भी होती है, याद है, आप इसको वॉट में कर दो, आप इसको सेकंड में कर दो, आप इसको सेकंड में निकालोगे तो आंसर इसका जूल में भी आएगा, और वो भी करेक्ट होगा। ये मत बोलना गलत होगा, कई बच्चे आंसर इसको निकाल देंगे, इसको सेकंड में करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। आधे घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 30 इंटू 60, उसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1800। 1800 को आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे इसकी जगह, तो आंसर आएगा जूल में। तो कोई बात नहीं, मैंने इसमें निकाल दी, क्योंकि भाई वो मंथ ऑफ अप्रैल पूछ रहा है ना, हमारे घरों में जो अप्रैल में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो यूनिट में आती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्लियर है? इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो आपके लॉन्ग आंसर टाइप शुरू हो गए। लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब होता है कि थोड़े बड़े क्वेश्चन है और आपको मार्क्स भी ज़्यादा देके जाएंगे, ठीक है। 3-4 नंबर के राउंड होते हैं क्वेश्चन। शुरू करते हैं। कह रहा है एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट का सेम मोमेंटम है, मतलब एक हल्का ऑब्जेक्ट है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है। तो आप एक काम करो, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्मॉल एम और कैपिटल एम से डिनोट कर लें। हाँ जी, पहले गिवन लिख लें, शुरू करते हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज लार्जर काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली जो हल्के वाला होता है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है हमेशा। मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूँ इस बात को। पहले ज़रा देखें, लेट मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल एम, लेट मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल एम। बात समझ आती है? हाँ जी, मोमेंटम सेम कह रहे हैं, तो मतलब दोनों की वेलोसिटी को v1 v2 ले लूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। नहीं, लेट वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v1 मान लो, क्योंकि पुट करूँगा ना मैं इसमें, और लेट वेलोसिटी ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट b v2, ठीक है। अब लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से सुनो मेरी बात, दे हैव द सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है दोनों का। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ATQ कह दो आप, P1 इज इक्वल टू P2, मतलब जो इसका मोमेंटम था, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम m इंटू v1 होगा। तो m इंटू v1 इज इक्वल टू क्या, कैपिटल M इंटू v2। ये मुझे गिवन कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। बात समझ आ रही है आपको? कह रहे बताओ रेशियो बता दो काइनेटिक एनर्जी की। हाँ जी, तो मतलब वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी लाइट की अपॉन काइनेटिक एनर्जी हैवी की, ठीक है।
यही पूछ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ m। भाई अब मुझे बताओ इसका हम m कितना लेंगे, क्योंकि वो लाइट ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लेंगे स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर। इसका v कितना लिया था लाइट वाले का मैंने, v1 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा अब हैवी का क्या लेंगे हम, हैवी का ये रहा हाफ, और इसका मास हैवी है ना तो कैपिटल M लेंगे, नहीं, और इसको हम लेंगे हैवी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितनी थी, v2 स्क्वायर। यही कह रहा है वो, यस और नो। अब रिलेशन निकाल लो भाई, हाफ से हाफ तो काटी तो बात ही खत्म करो। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा m इंटू वी1 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू वी2 का होल स्क्वायर। तो अभी तक हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि लाइट की ज़्यादा है या हैवी की ज़्यादा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन मैंने निकाला इसलिए ताकि आप उससे कंपेयर कर पाओ। ठीक है, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई ये नीचे आएगा ना, मतलब मुझे चाहिए v1 बाई वी2 को मैंने पुट करना है। तो अब एक काम करो, इस m को नीचे ले आओ और इस v2 को यहाँ ले आओ, तो ये होगा आपका क्या होगा, v1 बाई वी2 इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M बाय स्मॉल m। यस और नो, एग्री करते हो इस बात से? अब इस इक्वेशन 1 को ना इसमें पुट कर दो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, v1 बाई वी2 की जगह अब क्या लिख दूँ, कैपिटल M बाय स्मॉल m। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी लाइट अपॉन काइनेटिक एनर्जी हैवी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M एज इट इज रहने दो। इसके लिए लिख सकता हूँ मैं v1 बाई वी2 का होल स्क्वायर। एग्री करते हो? और फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 बाई वी2 किसके इक्वल है, कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो ये हुआ स्मॉल m बाई कैपिटल M इनटू कैपिटल M बाई स्मॉल m का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, स्क्वायर लगाते ही आपका आधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये रहा, क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब ये हो गया आपका इक्वल टू वाला, हम बाद में लिख लेंगे, उस साइड वाला ना हम RHS लिखते हैं। तो ये हुआ स्मॉल m बाय कैपिटल M इनटू ये हुआ कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m का स्क्वायर। बात समझ आती है? इस एक से ये एक गया, इस एक से ये एक गया, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी लाइट ऑब्जेक्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी हैवी ऑब्जेक्ट क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। इससे आप समझ पा रहे हो, कुछ रिलेशन निकाल पा रहे हो इससे? हाँ जी, इससे क्या रिलेशन निकल पा रहे हैं, ध्यान से समझ आ रहे हैं? भाई जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो कैपिटल आया है और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल आया है, देयरफॉर पता लग गई बात। भाई लाइट वाला कैपिटल आया ना, कैपिटल आने का मतलब क्या हुआ, वो भाई ज़्यादा मास आया। भाई कैपिटल M का मतलब क्या हुआ, मान लो बड़ा नंबर है, मान लो ये 5 है और ये 4 है, तो ऑब्वियसली लाइट वाले का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मतलब देयरफॉर पहली बात तो हमने रेशो निकाल दी, जो पूछा ना फाइंड आउट द रेशो, ये पार्ट का आंसर ये रहा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर है, ये निकाल दी। अब मैं दूसरा पार्ट निकाल रहा हूँ, विच वन इज द लार्जर काइनेटिक एनर्जी। भाई सिंस mass of heavy object is more than mass of light object, ठीक है, therefore मैं क्या कह सकता हूँ, therefore kinetic energy of light object is more than काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। बात खत्म। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी लाइट की हैवी होगी, मतलब ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी हैवी है। ठीक है, लाइट वाले की ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी हैवी वाले से। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं फिर रिपीट करता हूँ। हमने पहले क्या करा, हमने पहले ना भाई इनको कैपिटल M स्मॉल m क्यों माना, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। इसको v1 v2 मान लिया, अलग अलग वेलोसिटी मान लिया, हमें नहीं पता क्या है। p1 इज इक्वल टू p2 लगाया, अब फॉर्मूले में डाला, ठीक है, फॉर्मूले को ये छोड़ दिया। कह रहा है मुझे रेशो निकाल दो काइनेटिक एनर्जी, KEL अपॉन KEH, L मतलब लाइट, H मतलब हैवी, हाफ से हाफ गया, M v1 स्क्वायर M v2 स्क्वायर, M अपॉन M v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। अब मैंने क्या करा, मुझे इस रिलेशन मुझे दिख रहा है, ये रिलेशन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैंने क्या करा, v1 बाई v2 बनाने के लिए इस v1 के नीचे मैं किसको ले आया, v2 को ले आया, तो v1 बाई v2 आ गया कैपिटल M बाय स्मॉल m। तो इसकी जगह मैंने कैपिटल M बाय स्मॉल m का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस m से m कट गया, तो ये रेशो आ गया मेरे पास। तो पहले पार्ट का आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट मैंने इसी से निकाल दिया। ध्यान से देखो, जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो बड़ा नंबर आ रहा है, कैपिटल M आ रहा है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो छोटा नंबर आ रहा है, वो स्मॉल आ रहा है। तो मतलब लाइट वाले का क्या होगा, लाइट वाले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, और हैवी वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
कम होगी। भाई ये तो वैसे भी देखा जाए तो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन ओनली। अब खुद सोच के देखो, एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटी सा ऑब्जेक्ट है, आप उसको बहुत जल्दी फेंक के चला सकते हो। बट अगर मान लो एक कांच की बॉल है, एक छोटा सा मान लो कंचा है, कंचे को आप इजीली चला सकते हो ना। वहीं पे अगर मैं आपको एक शॉर्ट फुट की बॉल दे दूं जो कि 10 किलो की होती है, क्या आप उसको उतनी दूर फेंक पाओगे जितनी इसको फेंक पाओगे? तो खुद सोच के देखो ये चीज़, जिसका मास कम होता है, जिसका मास जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी तेज होती है भाई। अब बुलेट का एग्जांपल लो, बुलेट 20 ग्राम की होती है भाई, जितनी छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतनी तेज से जाता है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एज एन MCQ भी आएगा तो हम याद रख सकते हैं कि जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एग्जाम्पलर में है। नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है आपका 22 भाई हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आता है, तो है ना भाई, वो हमारे सिलेबस से कटा हुआ है, इसका न्यूमेरिकल ना ये आएगा नहीं, डोंट वरी। और ये आता भी नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अगर आपको स्कूल में कराया गया है तो भाई फाइनल में नहीं आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर NCERT सिलेबस, CBSE सिलेबस, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इज नॉट अवर पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे, ये करना नहीं है। 33 देखो जरा, 33 कह रहा है, अ गर्ल हैविंग अ मास ऑफ 35 kg, एक लड़की है जिसका मास 35 kg है, सिट ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 kg। तो एक बार जरा समझे क्या कह रही है। मान लो एक ट्रॉली है जो कि 5 किलो की है, यहाँ पे एक लड़की बैठी है अंदर और वो लड़की का मास 35 kg है। यही कह रहा है ना वो, द ट्रॉली इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग फोर्स। भाई ये ट्रॉली को ना हमने फोर्स लगाई और ये 4 पे चलने लग गई, इनिशियल वेलोसिटी खुद ही कह रहा है वो। द ट्रॉली कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, मतलब हमने इसको पीछे धक्का मारा ऐसे, ट्रॉली है ये ले, और किससे चलने लगी है, ये चलने लगी 4 मीटर पर सेकंड से, और थोड़ा आगे गई और यहाँ पे जाके ये ट्रॉली रुक गई। हाँ जी, यहाँ पे जाके ये ट्रॉली स्टॉप हो गई, तो मतलब हमारा V कितना हो गया, 0 हो गया। पहले इस इंफॉर्मेशन को लिखे पहले जो गिवन है हमें। हाँ जी, तो सॉल्यूशन कह रहा है, लड़की का मास दिया हुआ है 35 kg, क्लियर है, और ट्रॉली का मास, तो भाई मास ऑफ गर्ल दिया हुआ है आपको कितना, 35 kg, और मास ऑफ ट्रॉली दिया हुआ है कितना, 5 kg। क्लियर है? ट्रॉली इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, तो U कितना है, लेट इनिशियल वेलोसिटी को आप मान लो U कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और लेट कर लो फाइनल वेलोसिटी को आप मान लो V, और ये कितना है हमारा, ये है 0। ट्रॉली कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, तो मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड दिया हुआ है हमें, दैट इज S, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो दिया हुआ है S, वो दिया हुआ है 16 मीटर। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली, ट्रॉली पे कितना काम हुआ, तो कितना काम हुआ ट्रॉली पे, तो भाई वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे मेन चीज है फोर्स निकालना। अब बोलोगे फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो M तो है मेरे पास बट A नहीं है मेरे पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं रिपीट करता हूँ। वो कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, वो कह रहा है मुझे बता दो वर्क कितना होगा। बात समझ आ रही है? वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू S हमें पता है, चलो 16 है हमारे पास, पता है, बट वी डोंट नो द F का फॉर्मूला होता है M इंटू ए। चलो M पता है मुझे, M गिवन कर रहा है मुझे, बट A नहीं पता। तो सबसे पहला काम जो इस क्वेश्चन में करना है शुरू करने से पहले, वो है A निकालना। सबसे मेन काम जो करना है वो क्या करना है, A निकालना है, क्योंकि A निकलेगा तो हमारा इजीली निकल जाएगा आंसर। हाँ जी, तो देखो हमें U पता है, V पता है, S पता है, तो जब भी हमें T नहीं दिया होता, हमने मोशन में पढ़ी थी ये बात, जब हमें T नहीं दिया होता तो बिना T के हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं टू फाइंड A। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कह सकता हूँ, हाँ जी, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, यस और नो, ठीक है। तो V स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A नहीं पता, S कितना है, S है 16, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये हो गया 4, U हमारा 4 है ना, तो माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 16 इज इक्वल टू A, 16 से 16 गया,
तो ए आ गया हमारे पास -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको। ए हमारे पास -1/2 आ चुका है। बस फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म करना है। मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूँ क्योंकि नो नीड फॉर दिस डायग्राम। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। वो लड़की ट्रॉली में बैठी हुई है, तो भाई जो टोटल मास होगा, हाँ जी, अब हमें एफ निकालना है, जो टोटल मास होगा दोनों का मिला के, क्योंकि जो ट्रॉली चल रही है वो लड़की के साथ साथ आगे जा रही है ना, जो टोटल मास इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 40 kg। बात समझ आ रही है? उसने इसीलिए क्वेश्चन दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो गए 35 लो या 5 लो। भाई वो ट्रॉली के अंदर लड़की बैठे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, तो भाई मास दोनों का ऐड होगा। ठीक है, बात खत्म। एम दिया हुआ है हमें, ए में निकाल चुका हूँ, -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। एम कितना है 40, ए कितना है -1/2, कट गया 20 आ गया, तो एफ आ गया आपके पास -20 न्यूटन। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एफ आ गया। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू निकालना है हमें। डब्ल्यू पूछा है हमसे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये कितना है -20, और ये एस मुझे पता ही है, हाँ जी। एस कितना है, वी नो दी एस, एस एस 16, तो 16 टू जा कितना होता है -320 जूल। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके ट्रॉली रुक रही है। पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, ए पार्ट का आंसर। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट? कुछ भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल। लड़की ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अंदर बैठी है आराम से। जो किया भाई, ट्रॉली आगे गई ना, तो लड़की ने कुछ काम ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि लड़की तो ट्रॉली के अंदर बैठी हुई है। अब ध्यान से समझो, ये ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर लड़की बैठी है, तो मतलब ट्रॉली ने क्या काम करा चलने पहले? ट्रॉली ने कुछ काम, सॉरी ट्रॉली कह रहा हूँ, लड़की ने क्या काम करा? लड़की तो अंदर बैठी हुई है ना, लड़की तो मूव ही नहीं कर रही, लड़की तो एक जगह स्टेशनरी फिक्स होकर बैठी हुई है। अब मान लो बस में बैठे हो, आपने क्या काम करा? कुछ नहीं करा। जो काम करा बस के पहियों ने करा, फ्यूल लगा, तब जाके काम हुआ, बट आपने तो कुछ काम नहीं करा। कह रहे बाय द गर्ल, लड़की ने क्या काम करा? तो भाई नो, तो वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0 बाय द गर्ल। ठीक है, वाई? अगर इसका रीजन पूछ ले तो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल इज ऑलवेज सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इन टू एस। भाई जब उसने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, मान लो डिस्प्लेसमेंट हुई है, समझ आती है लड़की की, डिस्प्लेसमेंट हुई है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बट लड़की ने कोई फोर्स ही नहीं लगाया। रीजन इसका लिख दें, बाय द गर्ल बिकॉज व्हेन एफ इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन भी क्या होगा हमारा 0। भाई फोर्स तो लगा ही नहीं ना लड़की की साइड से, लड़की ने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया, वो अपने आप आगे चली, इनिशियल वेलोसिटी बाहर से दी गई। जब वर्क फोर्स 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा। नोट करो, हम आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 4 men lift 250 kg बॉक्स टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, होल्ड इट विदाउट रेजिंग और लोअरिंग इट। भाई एक जगह पे ना मान लो बॉक्स को उठा लिया गया, तो 250 kg के बॉक्स से 4 आदमियों ने मिलके कितना 1 मीटर ऊपर उठा लिया गया और एक इसी लेवल पे रखा है इसको। हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क डन निकाल दो जरा, शुरू करें सॉल्यूशन। हाँ जी, तो आपको मास कितना गिवन है, मास गिवन है 250 kg, क्लियर है? और हाइट कह रहा है वो 1 मीटर। अच्छा, और कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपने? हाँ जी दे रखा है। जी कितना दे रखा है? कह रहा है 10 ले लो भाई, लो बात ही खत्म, इजी हो गई कैलकुलेशन। नहीं, कह रहे वर्क डन निकाल दो, तो निकाल दो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ जी, एफ इंटू एस, और एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम जी और एच, क्योंकि पोटेंशियल आ रही ना ऊपर, पोटेंशियल एम जी एच। तो मास कितना है हमारे पास, मास है 250 kg, याद रखना kg है, और जी हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास 1 है, तो बात ही खत्म है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2500 जूल आंसर आ गया इसका। क्लियर है? तो डायरेक्ट हो गया। नहीं, सेकंड पार्ट पढ़ना जरा। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मच वर्क डू दे डू इन जस्ट होल्डिंग इट। भाई ये पहला पार्ट है। अब वो कह रहा है कि सिर्फ उन्होंने पकड़ा हुआ है, मान लो मैंने इस पेन को ऐसे ही पकड़ा हुआ है, मैंने नीचे से उठाया, ऐसे पकड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं पकड़ रखा हूँ, मैं काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये पेन वहीं पर है। मान लो मैं फोर्स भी लगाए बैठा हूँ अपोजिट टू ग्रेविटी, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है ना। नहीं भाई, सेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स इज 0, देयरफॉर वर्क डन, हाँ जी, जो वर्क डन होगा वो भी कितना होगा, 0 जूल होगा। बात खत्म। क्लियर है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। थर्ड कह रहे हैं
वाई डू दे गेट टायर्ड वाइल होल्डिंग इट? भाई अब मान लो मैं इस पेन को पकड़ के रखूँ ऐसे पूरे दिन, मेरा हाथ भी थक जाएगा ना, क्योंकि मैं अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हूँ। मैं किसी ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके आया हूँ, तो ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। रीज़न क्या आएगा इसका? हाँ जी, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू होल्ड द बॉक्स, इन ऑर्डर टू होल्ड द बॉक्स द मैन apply a force which is equal and opposite to gravitational force, है ना? ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट काम कर रहे हैं ना ये, ठीक है। देयर मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो यूज्ड, देयरफॉर दे फील टायर्ड। भाई इन ऑर्डर टू होल्ड द बॉक्स, उनको बॉक्स को पकड़ने के लिए इन लोगों ने भी तो फोर्स लगा रखा है, और वो भी इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशन के, ठीक है। देयर मसल्स फील टायर्ड while holding it, therefore their muscles feel tired while holding। क्योंकि मैंने मान लो पेन अगर पकड़ा हुआ है, तो भाई मैंने एक लेवल पे पकड़ा हुआ है ना, तो लेवल पे अगर कोई चीज़ रहेगी तो क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, गारंटी लगेगा। क्लियर है? तो इसको नोट करो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 पे। नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे व्हाट इज पावर, हाउ डू डिफरेंशिएट किलोवाट फ्रॉम किलोवाट आवर। आएगा न्यूमेरिकल है, हम बाद में पढ़ते, पहले जरा इतना लिख लें। हाँ जी, तो पावर हमने क्या पढ़ा था, चलो मुझे बताओ व्हाट इज पावर। तो पावर इज द W/T होता है ना, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखो मैं आपको याद कराऊँ ये डेफिनेशन, आप लोग बोलोगे सर हमने रट्टा मारी हुई है। नहीं भाई, मैं रट्टा नहीं मारता, मेरी बात ध्यान से सुनो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ जी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। याद रखना इस बात को, जब भी डिवाइड बाय टाइम होता है तो नाम में रेट ऑफ लगता है। लो याद हो गया आपको भी, तो फॉर्मूला भी याद हो गया, डेफिनेशन भी याद हो गई, तो इसकी जगह लगा रेट ऑफ, और ये होगा डूइंग वर्क। बात खत्म। अब आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता लगी? पता है ये चीज़ आपने एक्सेलेरेशन में भी करी थी, याद करो। A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन टी। हाँ जी, इसको आप बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कुछ याद आ रहा है? तो भाई रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। लो याद हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कह रहे किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या फर्क है? तो किलोवाट तो भाई वॉट ही है ना, ऐसे यूनिट होती है पावर की। अब यह आवर लगते ही क्या बन जाती है वो, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। हाँ जी, तो किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर ओनली। हाँ जी, इज द यूनिट ऑफ पावर। भाई ऐसा यूनिट मत बोल देना, ऐसा यूनिट तो वॉट होती है, तो ऐसा यूनिट नहीं है ये, और भी यूनिट हो सकती है ना, जैसे कि मीटर ही नहीं होती, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, तो अदर यूनिट्स भी होती है। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो समझाता हूँ इस बात को मैं, सुनो। पहली बार बताओ, डेफिनेशन याद हो गई आप सबको, है ना? कमेंट में यस लिखना। नहीं, पावर और एनर्जी में समझाओ। देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पहली बात आपको ये बात समझ आती है, पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। तो अगर आप वॉट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो वॉट नहीं बन जाएगा वो। तो मतलब अगर वॉट उसकी यूनिट है तो किलो वॉट भी तो पावर की यूनिट हुई। यस और नो? क्या ये बात समझ आती है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं टाइम को मान ले रहा हूँ तो ये होगा पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो पावर की अगर आपकी मैं मान लूँ अदर यूनिट, मैं ऐसा यूनिट नहीं कह रहा, ऐसा यूनिट इज वॉट, मैं मान लूँ इसको किलोवाट मान लूँ, किलोवाट। तो भाई और टाइम की क्या होती है, टाइम को आप आवर मान लो, तो किलोवाट आवर आ गया ना, यही तो आया है। तो किसकी है ये, वर्क बोलो या फिर आप एनर्जी बोलो, क्योंकि दोनों की यूनिट तो सेम ही रहती है हमारी। और हमने क्लास में पढ़ा भी था, फॉर्मूला याद है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर की अगर आपके पास किलोवाट है, ये फॉर्मूला लिख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो, किलोवाट है, और टाइम की अगर आवर है, तो भाई एनर्जी की यूनिट होगी ना किलोवाट आवर। यस और नो? नहीं, लो होगी डायरेक्ट, बट अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? वो समझाने के लिए बताया, सिर्फ ये लिखना है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कुछ डैम मैम का क्वेश्चन है, ये रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कह रहे हैं द जॉग फॉल इन कर्नाटका, कर्नाटक में कोई जॉग फॉल है, और नियरली 20 मीटर हाई। ठीक है, तो आपको देखो, आपको दे रखा है एच, कितना दे रखा है, 20 मीटर हाई दे रखा है।
और कह रहा है 2000 टन ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम इट इन अ मिनट। जस्ट इमेजिन 2000 टन, मतलब भाई पोटेंशियल एनर्जी होती है। डैम जब भी बनाते हैं ना तो ऊपर से पानी को ऐसे गिराया जाता है, ऐसे गिराया जाता है, आपने देखा भी होगा डैम। और यहाँ पे ना टरबाइन लगी होती है लाइक दिस, और ये टरबाइन घूम रही होती है और इससे ना इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही होती है कॉन्टिन्यूसली। इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। 2000 टन, आपको पता है एक टन आपका 1000 किलो होता है, क्लियर है। तो मतलब जो इसका मास है वो है 2000 टन, 2000 टन्स। तो मीन्स ये हो गया, केजी में करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आंसर नहीं निकल पाएगा। इनटू 1000 केजी, बात खत्म। तो ये आ गया 2 पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 केजी। तो मतलब इतना पानी वो 1 मिनट में गिरा रहा है, मिनट में। अब देखो टाइम भी उसने ऐसा दे रखा है कि जो बच्चा कंफ्यूज कर जाए। टाइम कितना है, मिनट है, तो मिनट को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, विच इज इक्वल टू 60 सेकंड। सिंपल है, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा है। इक्विवेलेंट पावर निकाल दो इफ ऑल दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज। कह रहा है जी को 10 ले लो। बात समझ आ रही है। वो कह रहा है बताओ किस पावर से वो गिर रहा है, अगर सारी की सारी एनर्जी को मैं यूटिलाइज कर सकूँ। तो पावर का फॉर्मूला लगा लो। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट से गिरता है तो मैं फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क को क्या लिखेंगे, mgs लिखेंगे। नहीं, अभी मैंने पहले एक न्यूमेरिकल भी तो आया था ऐसा, याद है, जब ऊपर से हाइट से गिर रहा था। तो अब इसको कोई भी नोट करके लिख लो, जब भी हाइट से गिरेगा ना तो वर्क डन हमारा होगा क्या, mgh होगा। बात खत्म, ठीक है, mgh होगा। बात समझ आती है। तो बस फॉर्मूले में डालो, क्वेश्चन खत्म करो। तो m कितना है हमारे पास, m कितना है, m है हमारे पास ये रहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। g कितना है, g कह रहा है 10 ले लो। और h कितना है, h ये रहा 20 मीटर है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम ये रहा 60 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लो भाई। हाँ जी, ये गया ये, अब ये 3 पे गया, ये गया 10 पे, ठीक है। 2 से काटा है मैंने, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो एक काम करूँ, इसको ये देखो 7 भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 2 इंटू 10 की पावर 7 लिख दूँ, कोई दिक्कत आ रही है आपको, नहीं ना। बात समझ आती है। नीचे 3 है तो ये इसकी पावर आ गई। दिस इज दी पावर 2 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 3 वॉट, है ना, बढ़िया पावर। और ऑब्वियसली अगर ये ऊपर से जॉग फॉल गिर रही है तो इतनी पावर निकल सकती है, नो डाउट, ठीक है। तो इसको नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्पलर में है तो आ सकता है। ये पावर की क्या होती है, यूनिट किलोवाट होती है। वॉट तो ऐसे यूनिट होती है, अदर यूनिट भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। जो हमारे घरों में आती है इलेक्ट्रिसिटी वो किलोवाट आवर में आती है, क्लियर है। अच्छा देखो, पता है क्या है, अगर आप सच में चाहते हो ना कि आपका रिजल्ट सच में आए, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। हम सब क्या करते हैं ना, हम सब है ना सीधा ना, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मान लो एंडिंग पॉइंट है, हम सीधा ना यहाँ से यहाँ जंप करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना, आप छोटे छोटे बेबी स्टेप चलना शुरू करो। छोटे छोटे स्टेप चलो, छोटे छोटे स्टेप चलो, मतलब ज़्यादा नहीं। रोज़ का मैं कह रहा हूँ आधे से 1 घंटा शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ऑब्वियसली आपको जंप मारना ही पड़ेगा। बट इस जंप मारने के चक्कर में ना कई बार हम गिर भी सकते हैं, और आपके साथ होता भी हो कई बार। पेपर के एक दिन पहले 1 शॉट लगाई और पेपर में क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं आ रहा, होता है ना कई बार ऐसा। तो उसका एक ही तरीका है, क्या, बेबी स्टेप चलना। अगर आप 9th क्लास में हो और आपका साल का एंड चल रहा है और आपको लगता है कि भाई अब 9th में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने में ही पूरी हम 9th पलट सकते हैं अगर हम चाहे तो। दिन रात एक कर दो, पढ़ाई करना शुरू करो आज से, अभी से, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो बेबी स्टेप चलो, बेबी स्टेप अगर आप चलोगे ना, आप कभी पीछे नहीं रहोगे। रोज़ का चाहे आधा आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, टाइम देख के मत पढ़ो, टारगेट देख के पढ़ो। मतलब समझ आता है आपको। टाइम नहीं देखना हमने कि हम इतनी देर, अच्छा 1 घंटा पढ़ लिया, मम्मी 2 घंटे पढ़ लिया। टारगेट मतलब भाई रात को सोना नहीं है, ये बिना करे सोना नहीं है रात को, पता है आपको, सोना ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको इस टाइम टाइम दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, चेक करो एक बार। रात के 12:45 हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन वही टारगेट कि मैंने ये रिकॉर्डिंग करनी है तो करके ही सोनी है। तो ये चीज़ आप भी बनाओ ना। आज का टारगेट है मेरा, आज मैं वर्क एनर्जी की एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर दोनों करके सोऊंगा। जिस दिन आप भी बनाने बैठ गए ना, उस दिन से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ब्लेम करना ही बंद कर दोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना
नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हाउ इज पावर रिलेटेड टू स्पीड एट विच अ बॉडी कैन बी लिफ्टेड। तो कह रहा है पावर और स्पीड का क्या रिलेशन होता है। ऑल्दो हमने क्लास में नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, बट हम डिराइव कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो। करके दिखाऊं मैं आपको, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, न्यूमेरिकल है वो। हाँ जी, वो कह रहे हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात हमने पढ़ा था वर्क डन अपॉन टाइम, यस और नो, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, बात समझ आती है। और फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना, एम इंटू जी बोल दूं या फिर इंटू एस अपॉन टी। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ ना, डिस्प्ले अभी हमने ड्राइव किया था, कोई फॉर्मूला याद है, अभी पहले न्यूमेरिकल आया था। तो इसका फॉर्मूला आ गया एम इंटू जी इंटू वी, ये लो आ गया रिलेशन। मतलब मैं क्या लिखूंगा, पावर इज इक्वल टू मास इंटू जी, याद है क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू, हाँ जी, स्पीड। लो आ गया रिलेशन। रिलेशन था नहीं बट हमने इसमें ड्राइव कर करके निकाल दिया। ये मतलब बुक में नहीं था, वैसे तो होता है बट बुक में नहीं था, ठीक है। तो ये लो रिलेशन आ गया, क्लियर है। पावर और स्पीड का रिलेशन आ चुका है। कह रहा है अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी किलोग्राम विल अ मैन वर्किंग एट द पावर। किलोग्राम, कितने किलोग्राम, तो मतलब ऑब्वियसली आपसे मास पूछा जा रहा है। कितने किलोग्राम विल अ मैन वर्किंग एट द पावर, पावर गिवन कर रहा है वॉट, यही सबसे बड़ा हिंट होता है। कितना है, 100 वॉट। बी एबल टू लिफ्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब आपको जो स्पीड दे रखी है, स्पीड वी बोल दूं, वो दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं जी ले लो 10। तो आप एक काम करो, जो मैं रिलेशन निकाला है उसी रिलेशन में डाल दो, क्वेश्चन ही खत्म कर दो। नहीं, हाँ जी स्टार्ट करें। तो मैंने पावर का नया फॉर्मूला निकाल के दिया है आपको। क्या पावर कितनी दी हुई है, P इज इक्वल टू एम इंटू जी या G इंटू वी, ठीक है V। तो अगर हम फॉर्मूले में डालेंगे तो P की जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 100, M नहीं पता मुझे, ठीक है। G कितना है, G है 10 और V है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 100 अपॉन 10। तो ये आ गया मास, मास कितना आ गया, M आ गया 10 kg। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नहीं, देखो ये क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बिल्कुल यूनिक चीज़ है। कई बार अगर टीचर का मन करेगा ना थोड़ा सा भी आपको पेपर डिफिकल्ट देने का, तो ये क्वेश्चन पक्का डालेगा वो। क्यों डालेगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में आएगी नहीं अगर आप एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो, है ना। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है डिफाइन वॉट, वॉट को डिफाइन करो। आगे कह रहा है एक्सप्रेस किलोवाट इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम वॉट की तरफ चलते हैं भाई। वॉट को देखो, 1 वॉट अगर आपको डिफाइन करनी पड़ जाए एस यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यस और नो। तो भाई अगर आप इसको 1 वॉट करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो वर्क को क्या करोगे आप, वर्क को करोगे आप 1 जूल, और टाइम को क्या करोगे आप, टाइम को करोगे आप 1 सेकेंड। तो बना लो, डेफिनेशन बना लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। 1 वॉट क्या होता है, जब वर्क डन होगा 1 जूल और टाइम होगा 1 सेकेंड, बात खत्म। तो व्हाट इज 1 वॉट, हाँ जी, व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन 1 जूल, when 1 joule of work is done in 1 second, then power is said to be 1 watt, power is said to be 1 watt, ठीक है। 1 watt बोलेंगे, बाकी इट इज द एस यूनिट ऑफ पावर। ये क्या होती है, वॉट क्या होती है, एस यूनिट ऑफ पावर होती है, ठीक है। आगे कह रहा है किलो वॉट को एक्सप्रेस कर दो जूल पर सेकंड में। तो किलो वॉट, देखो वॉट ही आ रहा है इसमें भी, पावर की यूनिट है बट वो किलो मतलब 1000 लगा है, जूल पर सेकंड, ध्यान से सुनो। हाँ जी, हम 1 किलो वॉट को लिख सकते हैं हम 1000 वॉट, यस और नो, ठीक है। हाँ जी, तो 1 किलो वॉट हो गया 1000 वॉट। और व्हाट इज वॉट, ध्यान से सुनो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। भैया अगर वॉट होता है, अगर ये वॉट होता है तो ये वर्क क्या होता है, जूल, जूल होता है, और टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है सेकंड। तो बेसिकली हम इस W की जगह, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस W की जगह मैं क्या J अपॉन S लिख सकता हूं, और यही तो करना है। इस W को जगह मैं J अपॉन S लिख दूं, नहीं, तो ये हो गया जूल पर सेकंड। लो हो गया, कितना सिंपल है। देखो देखो, देखा जाए ना तो है कुछ भी नहीं, बट वही है, आपकी नज़रों से बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने एग्जाम्पलर नहीं कर रखी। और आप देख लो एग्जाम्पल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को ही बताना है, बस वीडियो भेजना, उनसे शेयर करना और बोलना कि बेटा पढ़ पढ़ ले भाई, तू भी पास हो मैं भी पास हूँ। और पास क्यों यार,
अब मुझसे पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 80 में से 80 स्कोर करोगे सीधा। कम यार, कम की तो बात ही नहीं करते, 75 से नीचे तो मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। सीधा 80 में से 80 का टारगेट है हमारा, ठीक है। एक ही निशाना है और उसी पे एम करना है सीधा, अगर आप ये पढ़ रहे हो मुझसे तो। क्लियर है? हाँ जी, समझ आ गई बात। मैंने वॉट की जगह क्या लिख दिया, मैंने प्रूफ भी कर दिया इस बात को। पावर की वॉट होती है, वर्क की जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो वॉट होगा अपना, वॉट क्या होगा, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड आ गया, तो मतलब 1 किलोवाट क्या आ गया, 1000 जूल पर सेकंड हो गया। लो, पहला पार्ट हो गया डिफाइन वॉट, ये रहा। दूसरा पार्ट हो गया जूल पर सेकंड, किलोवाट को जूल पर सेकंड में कर दो, कर दिया। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, इतना ही लिखना है हमने। अब न्यूमेरिकल पढ़ो, क्या कह रहा है भाई। न्यूमेरिकल कह रहा है एक 150 किलो की गाड़ी है, 150 किलो की गाड़ी है जो डेवलप करती है 500 वॉट फॉर ईच केजी। ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, अब वो लैंग्वेज ही पकड़नी है आपको। भाई मास है, कह रहा है 1 किलो का, भाई गाड़ी है 150 किलो की, 1 किलो की जो गाड़ी होगी ना, जो 1 किलो की गाड़ी होगी वो 500 वॉट की पावर निकालेगी, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो, मैं टोटल पावर निकाल सकता हूँ, टोटल पावर 500 मत बोलना, वो कह रहा है 500 वॉट फॉर ईच केजी। सिंपल सी मैथ्स है, तो यूनिटरी मेथड। अगर 1 किलो में इतना पावर निकल रहा है तो 150 किलो में कितना पावर निकलेगा, तो हम टोटल पावर निकाल सकते हैं ना। नहीं, वो कह रहा है एक 150 किलो की गाड़ी है जो 1 किलो का जो उसका है ना इंजन, या 1 किलो जो है उसका, तो ऑब्जेक्ट वो 1 किलो ना 500 वॉट निकाल रहा है, तो मैं निकाल लेते हैं। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, पहली बात मैं इस गाड़ी का टोटल पावर निकाल दो। टोटल पावर इस गाड़ी लगा कितनी रही है, 500 नहीं लगा रही भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फॉर ईच केजी पावर 500 वॉट फॉर ईच केजी पावर डेवलप इन 1 केजी। कितना कह रहा है वो, पावर डेवलप इन 1 केजी। हाँ जी, कितना कह रहा है वही, वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है 500 वॉट। बात समझ आती है। तो पावर डेवलप इन 150 केजी मुझे बता दो, तो ये होगा 500 इंटू 150, इसको मल्टीप्लाई करें 15 5 से 75, 3 जीरो लगेंगे, 75,000 सॉरी न्यूटन लिख दिया, वॉट होगा। तो टोटल पावर जो गाड़ी लगा रही है वो 75,000 वॉट लगा रही है, ठीक है। बच्चे ना शुरू में इसी को वो ले लेंगे, एम ले लेंगे, और वो ले लेंगे, वो ईच केजी पढ़ना भूल जाएंगे। ये ईच केजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। कह रहा है वर्ड फोर्स, अब कह रहा है फोर्स बता दो मुझे, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है मुझे फोर्स बता दो एक्सर्ट इन मूविंग द कार एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है मैं कार को लेके जा रहा हूँ, वी है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स बता दो, देखो आपको पी दे रखा है, आपको वी दे रखा है, आपको एफ दे रखा है। अब आपके पास कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, बट रिलेशन बनाना मैंने सिखाया था आपको कि पावर से रिलेशन बनाते कैसे, भी पहले क्वेश्चन में भी किया था हमने, मैं फिर से बना के दिखाया था। पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, उसी से शुरू करूंगा जो आप पढ़ के आए हो, वर्क डन अपॉन टाइम, यही पढ़ के आए हो ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एफ इंटू एस, ये पता है आपको। हाँ जी, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम। लो, बन गया, रिलेशन बन गया। अब डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, क्योंकि एस अपॉन टी मिलके तो भाई स्पीड ही बनाएगा, वेलोसिटी बनाएगा नहीं। और आपको दे भी रखा है, वेलोसिटी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर ये तो स्पीड दे रखी है, भाई जब भी क्वेश्चन में देगा ना वेलोसिटी देगा आपको, समझ गए, स्पीड नहीं देगा वो सीधा मोशन नहीं है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स मोशन देता है, तो हमेशा वेलोसिटी देगा वो आपको। और वेलोसिटी हमेशा किससे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो। क्या ये रिलेशन आपको समझ आता है, समझ आती है बात। अब बस लगाओ, खत्म करो यार। यहाँ पे ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला ना लग के फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया और फॉर्मूला ये लग गया। तो पावर कितना गिवन है मुझे, ये है 75,000, 75,000। और फोर्स कितना गिवन है, फोर्स नहीं पता मुझे, बट मुझे वी पता है, वी मुझे 20 दिया। वेलो, अब तो बात ही खत्म हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारा फॉर्मूले को बनाना, क्योंकि फॉर्मूला ना ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, बट एग्जाम्पलर में है, तो आने के पूरे चांस है, ठीक है। आप आगे साइंस लोगे तो आपको और काम आएगा इस फॉर्मूले का। तो इसको काटे ज़रा 2 पे, तो ये आएगा 3, ये 7, यहाँ पे जाएगा 5 और 0। हाँ जी, तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास, तो फोर्स आ गया 3750 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ना तो इसको न्यूटन में लिखना। क्लियर है, आ चुका है आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 वॉट क्या था, जब आप 1 जूल क्या करोगे, वर्क डन करोगे 1 सेकेंड में, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है। किलोवाट को मैंने जूल पर सेकंड में करा, तो वॉट क्या होता है, वॉट मैंने निकाल दिया, जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि जूल पर सेकंड होता है आपका वॉट, ठीक है। तो
1000 को, किलो को मैंने 1000 लिख दिया तो 1000 जूल पर सेकेंड, बात खत्म। अच्छा, F दिया था, V दिया था आपसे, F पूछ रहा है, V दिया था और टोटल पावर मैंने निकाली, क्योंकि 1 किलो की पावर 500 है तो 150 की कितनी होगी, 75,000 होगी। पावर का फॉर्मूला डाला मैंने, इससे मैंने नया रिलेशन ऑब्टेन करा। W का फॉर्मूला क्या था, F इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है, V होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको V गिवन कर रहा है, ये रहा, और टोटल पावर मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये रहा, ठीक है 75,000। सीधा पुट करो, आंसर निकालो, क्वेश्चन खत्म यार। देखने में बड़ा लग रहा है बट आप 2-3 बार रिपीट करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ सेकंडों में करोगे क्वेश्चन को। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं, अब कंपेयर कर दो पावर एट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं, जी दिया हुआ है 10। कह रहे एक बटरफ्लाई जिसका मास सिर्फ 1 ग्राम का मास है, वो ऊपर जा रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है मुझे दोनों कंपेयर कर दो, मतलब पावर निकाल दो बेसिकली ना, दोनों की पावर निकाल दो। हाँ जी, तो पहले हम जो गिवन है पहले वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। आपको दोनों में कह रहे हैं जी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले हम पहला पार्ट करेंगे। कह रहे बटरफ्लाई सिर्फ 1 ग्राम की है, जस्ट इमेजिन 1 ग्राम की बटरफ्लाई। हाँ जी, तो मास कितना गिवन है, 1 ग्राम, ठीक है। फ्लाई अपर एट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब वेलोसिटी दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं मुझे पावर निकालो दोनों केस में, निकाल दो दोनों केस में पावर। अब मेरी बात सुनो, ये यूनिट है, ये यूनिट है, बट इट इज़ नॉट द यूनिट, तो आपको इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000। अब ये केजी में हो चुका है, इस चीज़ को याद रखना। अगर यही गलती कर दोगे तो आगे क्या ही सही होगा, समझ आती है बात भाई। जब ऐसे यूनिटी गलती हो जाएगी तो क्या ही सही होगा क्वेश्चन, नहीं फॉर्मूले में डाल दो बस। अच्छा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो पता ही नहीं हमें, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा फिर से, अगेन बनाते हैं। इन तीनों का रिलेशन बनाना पड़ेगा हमें पावर से। वैसे मैंने लिखवाया भी था आपको 11 फॉर्मूला कॉपी में आपकी पहले, तो कोई बात नहीं फिर से बना लेते। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, बात समझ आती है। और वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, F का फॉर्मूला होता है M इंटू ए, मतलब M इंटू जी बोल लो आप। तो इसकी जगह मैं M इंटू जी लिख दूँ। और अब ध्यान से सुनो, S अपॉन टी, भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी तो बताया था वेलोसिटी होता है। तो अब इस फॉर्मूले को ना कहीं पे नोट करके लिख ही लो यार, लिख ही लो, काम आएगा बड़ा। मैं बता रहा हूँ अभी लिख लो इस चीज़ को, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपने, क्योंकि बार बार काम आएगा। और जो क्वेश्चन पावर के जो नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं हो रहे ना, वो इसी से होने वाले हैं। एक और बात बता दूं आपको, पावर निकाल दो अब जरा। मास कितनी है आपके पास, मास है आपके पास 1/1000। जी कह रहा है भाई जी 10 ले लो, जी नहीं ना दिया जी। और V कह रहा है 0.5 ले लो ले लिया हमने। कह रहा है इसको सॉल्व कर लो, भाई 0 से 0 काट दो, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो, तो ये तो हमारा बड़ा वो आ रहा है 5/1000 आ रहा है, 5/1000 वॉट आ रहा है। इसको आप ऊपर जाओगे तो ये होगा 0.005 वॉट। तो भाई बटरफ्लाई जो पावर लगा रही है वो इतनी लगा रही है। और मैंने बोला इस रिलेशन को लिख लो, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी सेम रिलेशन लग रहा है यहाँ पे। नहीं, सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट पढ़े। कह रहे 250 ग्राम की स्क्वायरल, तो मास दिया हुआ है 250 ग्राम। अगेन इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यूनिट नहीं होती ग्राम, ठीक है। गया, कट रहा है ये, तो ये आ गया 1 पे, ये आ गया 4 पे, तो 1/4 आ गया, तो 1/4 kg, ठीक है। मास आ गया। और कह रहा है V दे रहा है इसमें 0.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहे दोनों केस में क्या निकाल दो, दोनों केस में कह रहा है F निकाल दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्राइव करवा चुका हूँ, ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। तो P का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू वी, ठीक है। तो M कितना है मेरे पास, ये है 1/4 kg में। G कह रहा है मुझे 10 ले लो, और V मुझे दे रहा है 0.5 ले लो बात खत्म। पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, इससे ये गया तो 5/4 आ गया हमारे पास आंसर, 5/4। 5/4 को आप चाहो डेसिमल में कर सकते हो, 5 को 4 से करोगे तो ये जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है। पॉइंट, तो ये लगा 0, 4 2 जा 8, 21.25 आ गया। तो पावर आ गई 1.25 वॉट। क्लियर है, ठीक है। तो भाई जो स्क्वायरल की पावर आ रही है वो ये आ रही है, और जो बटरफ्लाई की पावर आ रही है वो ये आ रही है। तो इसके बाद कंपेयर करना है, तो मतलब ऑब्वियसली इसकी पावर ज़्यादा है, तो कंपेयर कर लेते हैं हम। क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ स्क्वायरल SQUIRREL इज मोर देन बटरफ्लाई, बात खत्म।
पावर स्क्वायरल की ज़्यादा है बटरफ्लाई से, दिख भी रही है 1.25 बड़ी वैल्यू होती है और 0.005 इज छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू मीन्स। क्लियर है? तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन जो हमने किए। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल होता है खत्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आप सबको, क्या कि जो उसको अपना दोस्त या भाई मानते हो ना, जिसको आप चाहते हो कि आप भी टॉप पे रहो और आपका भाई भी टॉप पे रहे, उसके साथ एक वीडियो शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ हर बच्चा ना 80 में से 80 लेके आए। आपके स्कूल के जो टीचर्स है वो आपकी हेल्प करें या ना करें, ट्यूशन वाले करें या ना करें, बट याद रखना मैं हमेशा हेल्प करूँगा और आपको ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जो कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।